एक मंक को क्या जरूरत पड़ रही है एक पॉडकास्ट पे आने की? तो अगर आपके अपने डिजायर उत्पन्न हो रहे तो आप मंक हो या नहीं हो, तो ये आप कैसे चूज करते हो कि मेरे को सिटी मंक बनना है, मेरे को गौतम बुद्ध जी ने जब इसकी स्थापना की, उनका पहले नाम सिद्धार्थ था, वो एक राजा के पुत्र थे। उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ, एंड उन्होंने फिर बुद्ध धर्म की स्थापना की। और उससे पहले वो हिंदू थे। फिर उनको क्या दिखता था उस टाइम पे? चलिए आप कह रहे हैं कि हिंदू लोकल जो फोक ट्रेडिशन था, ये तो ऑनेस्टली मुझे आदिवासी से पूछना पड़ेगा कि उसकी आस्था क्या है। तो आदिवासी अपने आप को हिंदू से भी आइडेंटिफाई कर सकता है। पहली बात तो मैं किसी और धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक प्राउड हिंदू हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है हिंदुज़म के बारे में जितनी एक मेरे को होनी चाहिए, ये भी मैं एडमिट करता हूँ। मतलब कंटेम्प्रेरी हिंदू कल्चर आपके हिसाब से क्या होता है? आप वैदिक कल्चर को क्या हिंदुइज्म से आइडेंटिफाई करते हो? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन कन्वे आप मेरे को ये बिल्कुल कर रहे हैं कि अगर वो फैक्ट है भी तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, रेस्ट माय डिबेट। बुद्धिज्म होने से पहले, आपने 2500 साल बोला था, उससे पहले कोई तो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होंगे, कोई तो रूट फॉलो कर रहे होंगे, कहीं से तो आ रहे होंगे। अब आप मेरे को बताओ कि क्या ये वो डिजायर नहीं हुआ कि जिसके लिए आपकी निंदा हो सकती है? तो हाउ टू डील विद अटैचमेंट इश्यूज? डिटैचमेंट पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे उन्होंने ये किया कि वो घर बार गृहस्थी का जीवन छोड़ गए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया कि एक तरफ आप चाह रहे हो कि कोई आपकी निंदा ना करे, लेकिन दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि मेरे को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवलेशंस विद मानस जी ऑन मानस वर्ड्स। दिवाली का उपलक्ष्य है, धार्मिक हवा है, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी धार्मिक गुरु से थोड़ी नॉलेज ली जाए। सो मेरी हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी, एंड उस क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए आज मेरे साथ हैं एक बुद्धिस्ट मंक। थैंक यू सर सो मच आने के लिए यहाँ पे। आपका नाम वेन श्री शिवली अबासरू साहब। सो सबसे पहली बात सर, एक मंक को सही तरीके से मैं कैसे एड्रेस करूँ? मैं आपको सर बोलूँ, मैं आपको कैसे एड्रेस करूँ? सर तो ये तो एक उपाधि रही है ब्रिटिश पीरियड में, तो सर तो उपाधि की तो हमने कुछ किया नहीं है। और मोस्ट ऑफ टर्म तो संसारिक होती है, और हम संसार को छोड़ के आए हैं, तो संसारिक टर्म का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे तो हमारे स्पेशली भंते, ये जो वर्ड है मोस्टली इस्तेमाल होता है नॉर्मली पाली लैंग्वेज में। बाकी अब जिस देश में धर्म गया है, बुद्धिज़्म गया, वहाँ के लोग अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि थाईलैंड में प्रा इस्तेमाल करते हैं या अचान इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका में स्वामी महासे शब्द इस्तेमाल करते हैं लोकल लैंग्वेज में, उनके जो है ना तक रिस्पेक्टेडफुल लगे उनको। पर इंडिया में हम मोस्टली पाली वर्ड इस्तेमाल करते हैं भंते। भंते मतलब जो अपने भय को त्यागने का या भय से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा हो, स्टिल ऑन द लर्निंग प्रोसेस, जब तक कि उसे निर्वाणा प्राप्त नहीं होता। सो भंते, यू कैन यूज भंते वर्ड फॉर बुद्धिस्ट मंक। ओके, ठीक है। क्योंकि मेरी नॉलेज इसमें बहुत ही आप ये समझिए कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए मैं इतना बेसिक सा आपसे सवाल पूछा था। तो एक बात बताइए, भंते श्री जी, is that a right way to address? Siri is quite more respected word. Like now after iPhone, it's become more luxurious word. अच्छा. Siri. हाँ, okay. Hey Siri. So it's like Siri is more good. Siri is better. Yeah. पर so आपने क्योंकि iPhone की बात की. I have iPhone 16 Pro Max. हाँ, so let me start with that. एक बात बताओ, एक मंक को, क्योंकि हमारे ना जब हम मंक बोलते हैं तो एक मन में एक धारणा, एक इमेज होती है, राइट? Simplicity. सबसे पहले उसे क्या जरूरत पड़ रही है एक पॉडकास्ट पे आने की? ठीक है, मैं आपका आभारी हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी जरूरत है, नहीं, मेरी भी जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी? लेकिन जब हम मंक के बारे में सोचते हैं तो हम बोलते हैं कि ये तो दुनिया से त्याग व्याग दे चुके हैं, कहीं पहाड़ की चोटी पे होंगे। लॉ में द सिविल डेथ कहा जाता है ना, द सिविल डेथ ऑफ पर्सन शुड बी कंक्लूड एज अ सन्यासी। नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि ना मैंने लॉ किया, ना ही मैंने क्या कहते हैं रिलीजन के बारे में बहुत पढ़ा है। लेकिन मतलब ऐसी, अब ये राइट है और रॉन्ग है परसेप्शन, लेकिन ऐसी होती है एक सन्यासी के बारे में, एक मंक के बारे में। तो आज आप या जनरली मैं और भी चैनल्स पे देखता हूँ, मंक्स आते हैं, बात करते हैं। क्यों एक मंक को ज़रूरत है जिसने दुनिया से त्याग ले लिया है कि वो आके एक पॉडकास्ट पे बात करें? बिल्कुल सही बात है। मंक्स को स्पेशली जो संन्यास ले चुके हैं संसार से निकलने के लिए, जिन लोगों ने संसार त्यागा है, उनको पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है, इवन आईफोन की भी ज़रूरत नहीं है, इन कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट पहला जो आपने कहा कि पॉडकास्ट पे तो जब बुलाया जाता था एज अ मंक, आई डोंट नो अबाउट अदर रिलीजियस। हाँ, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैंने आपको निवेदन किया था कि आप आएँ,
तो जरूरत मेरी ज्यादा है। सो जो मंक्स को कहाँ पे ही बुलाए, अगर उनको बुलाया जा रहा है तो उनको जाना चाहिए, है ना, दे ऑट टू गो, क्योंकि मंक्स की लाइफ डिपेंड होती है नॉर्मल पीपल पे, क्योंकि उन्हीं से उनको भोजन मिलता है, उन्हें सब कुछ मिलता है। तो अगर वो नॉर्मल पीपल उन्हें बुलाते हैं किसी चीज़ के लिए, स्पेशली धर्म के क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाता है, तो दे आर नीड टू गो देयर। तो मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं आया हूँ, और खुद होके ऐसा बोलना कि मेरा पॉडकास्ट दे लो ना, या मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, पॉपुलर इंटेंसिटी से अगर कोई जा रहा है तो ही इज़ नॉट अ मंक, ओके। पर धर्म के स्पष्टीकरण के, विस्तार के लिए, समझने के लिए, धारण करने के लिए, पालन करने के लिए, मनन करने के लिए, है ना, संयोजन करने के लिए, तो इस सब के लिए अगर बुलाया जा रहा है, उसको इन्वाइट किया गया, क्योंकि विदाउट इन्विटेशन धर्म बताना नहीं चाहिए मंक्स ने, है ना, क्योंकि अगर उसे बोला जा रहा है कि धर्म बताओ, क्योंकि उसकी अहमियत बन रहती है, तो इसलिए हम पॉडकास्ट दे रहे हैं। दूसरी बात कि देखो अभी मंक्स भी डिपेंड करते हैं कि वो मंक्स सिटी मंक्स है या फॉरेस्ट, क्योंकि देखो 2 ट्रेडिशन होते हैं, एक वो होते हैं कि सिटी मंक्स, एक सिटी ट्रेडिशन होता है, और एक मंक्स में फॉरेस्ट ट्रेडिशन होता है। जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन में होते हैं, दे आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू देयर सेल्फ एनलाइटमेंट, इसलिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं। पर दोज मंक हु आर लिविंग इन सिटी, दे नीड टू यूज दिस थिंग्स बिकॉज इट्स अ कन्वेंशनल थिंग्स टू लिव इन द सोसाइटी, and nowadays it become compulsory. Phone is become a compulsory need. You can't say but if I am buying आपके लिए, क्यों नीड है आपके लिए? आप तो let me complete the statement. I haven't completed it. What I said, if I would be in forest, there's no need for phone. But I am living in a society. People need to contact me. They want a counseling or they want a suggestion or whatever they want. For that thing, I need a phone. But so the phone in a society, to live in a society, it become a need, a conventional need. But to buy an iPhone, I need this type of particular phone. Then that is a wrong. इतना प्रीमियम और महंगा फोन क्यों? That is a wrong thing. That is not a correct thing. तो आपने जो लिया आपने गलत किया या सही किया? नहीं, मैंने लिया, मुझे मिला है ना, तो फिर मैं क्यों ना लूँ? तो जिसने मुझे बुलाया जाता है तो मेरा जाना जरूर है। मुझे कोई दान दे रहा है, कल जाके मुझे कोई नॉनवेज भी खिला रहा है, I need to eat that because he made it for me. Okay, so 2 चीजें यहाँ पे। एक चीज आप बोल रहे हैं कि ये आपको किसी ने गिफ्ट किया, तो चलिए वो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, दैट इज फाइन। एंड इफ आई एम बाइंग, if I am buying, then I need to train my mind more. This is so simple thing. ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मैं कुछ चीज़ करता हूँ तो मुझे अपने बारे में ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुझे और मेरे माइंड्स पे, मेरे डिज़ायर पे काम करने की ज़रूरत है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं मंक बन चुका हूँ तो मैंने एकदम से पूरा संसार त्यागना चाहिए, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हर एक की टेंडेंसी, पोटेंशियल अलग अलग होता है ना। तो उससे प्रकार अगर मैं मुझ में डिज़ायर उत्पन्न हो रहे तो मुझे बोलने की ज़रूरत है, यार मैं मंक। तो अगर आपके में डिज़ायर उत्पन्न हो रहे तो आप मंक हो या नहीं हो? स्टिल आई एम मंक। इससे तो भय त्यागने का प्रयास कर रहा है, भय त्याग दिया नहीं। जिस दिन भय त्याग दिया मैंने, उस दिन मैं एनलाइटेड मंक हूँ। नाउ आई एम मंक, ट्रेनी। तो जो फॉरेस्ट मंक होता है वो भी क्या कहते हैं, ट्रेन हो रहा है, पर उसके आंखों के सामने वो चीज़ें आ नहीं रही तो डिज़ायर कम उत्पन्न होंगे। मेरे आंखों के सामने ज़्यादा चीज़ें उत्पन्न हो रही है तो डिज़ायर ज़्यादा उत्पन्न होंगे। तो ये आप कैसे चूज करते हो कि मेरे को सिटी मंक बनना है, मेरे को फॉरेस्ट मंक बनना है? इट्स डिपेंड, लाइक समटाइम्स कुछ सोशली इंगेज्ड मंक्स होते कि दे थिंक नहीं आई शुड प्रोपोगेट बुद्धिज्म, और समटाइम पीपल्स थिंक नो आई शुड लर्न अकेडमिकली बुद्धिज्म। तो इट्स ऑल ऑन देयर ओन पर्सनैलिटी, देयर डिज़ायर्स, दैट हाउ दे आर परसीविंग द वर्ल्ड। तो ये डिपेंड करता है उन पे कि वो अपने अंदर कितना पाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट मंक में रहना इतना आसान भी नहीं है ना, एकदम अकेले रहना फॉरेस्ट। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपको आपके गुरु या इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि हम किस गुरु के पास जा रहे हैं जी। ऑफ कोर्स अगर हम सिटी में रहना चाह रहे हैं तो हम सिटी गुरु तय कर रहे हैं। ये सबसे पहले गुरु तो हम तय करते हैं, कभी कभार गुरु भी तय करता है कि हाँ इसमें हिस्सा बनाऊंगा, इसे समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ओके, हाँ। थोड़ा सा यहाँ पे बताइए कि आप मंक क्यों बने, आपकी बैकग्राउंड और इसका प्रोसेस क्या होता है? मैं तो खेल में बना मंक। मैं कैसा हुआ कि आई वॉज लाइक मामाज बॉय, और दोस्तों में दिलचस्पी थी नहीं, है ना, तो संसार में रोक के रहने के लिए कुछ था नहीं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, छोड़ना चाहते हो तो आपको कोई ना कुछ रोकता है, पैसा रोकती है, घर रोकता है, परिवार है, दोस्त रोकता है कि ये सब। तो मैं उसमें इतना इन्वॉल्व था नहीं, अपना ही लाइफ में रहूँगा। फिर ऐसे एक बार लगा चलो कुछ दिन के लिए बन के देखते हैं। हमारी डिश बुद्धिज्म में ऐसा होता है कि आप 10 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए, 1 डे के लिए मंक बन के रह सकते हैं। अच्छा। तो मैं कुछ समय के लिए बना, फिर और लगा कि और कुछ समय के लिए बनता हूँ। तो आप जब बने, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, बट उससे पहले आपका कौन सा धर्म था? I'm born in a Buddhist society. अच्छा, आप एक बुद्धिस्ट, तो उसी में आपको विरासत में यही रिलीजन मिला? विरासत में रिलीजन मिला। ओके, सो आपने उसमें अब आपने सोचा कि चलिए मैं एक दिन मंक बन के देखता हूँ या ट्राई करके देखता हूँ? इधर से क्वेश्चन राइज हुआ, मैं लेक्चर सुन रहा था, मम्मी कभी कभार ले जाती थी सुनने के लिए भंते लोगों के प्रवचन, तो सुना तो उसमें भंते बड़ी प्यारी बात बोली थी। अगर आप किसी को पूछे कि तुम बुद्धा को क्यों मानते हो तो ये बोलेंगे मेरे माता पिता मानते इसलिए मैं मानता हूँ। सो आई गॉट दैट क्वेश्चन की बात तो सही, मैं बुद्धा को इसलिए मान रहा हूँ कि मेरे माता पिता मानते हैं।
सो मुझे वो लगा कि नहीं, आई शुड लेट्स ट्राई कि क्या है बुद्धिज्म में, बुद्ध में क्या है, मैं खुद सोचूं कि मैं बुद्ध को क्यों मानता हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट माई जर्नी कि चलो देखते नहीं मैं क्यों मान रहा हूँ, क्यों मैं कि सिर्फ फोटो देख के अट्रैक्टेड हुआ हूँ, बचपन से फोटो देख रहा हूँ, काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, मस्त प्यारा सर है भगवान का, प्यारा चेहरा है, क्या मैं बाय द फॉन्डनेस के कारण है ना, अट्रैक्शन के कारण जा रहा हूँ या फिलोसफी के कारण जा रहा हूँ। तो भंते साहब, उससे पहले आपने पढ़ाई की थी क्या? मैंने बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं किया था। नहीं, नॉर्मल स्टडीज जैसे। यहाँ मैं उस समय मेरा 10th हो चुका था। अच्छा। सो 11th के एंडिंग में मैंने लिया था। उसके बाद फिर आपने एजुकेशन शुरू अभी मेरा बुद्धिज्म एजुकेशन शुरू है, मास्टर्स अभी हुआ है मेरा। नहीं, तो उसके बाद आपने एक कन्वेंशनल एजुकेशन से आप बुद्धिज्म एजुकेशन की साइड पे चले गए। तब भी मेरा ग्रेजुएशन कन्वेंशनल में ही हुआ है। वो किस में किया आपने? मेरा साइकोलॉजी, फिलोसफी वगैरह जो थे सब्जेक्ट्स उसमें। ओके, बट आपका रुझान धीरे धीरे इस तरफ जाने लगा, बुद्धिज्म में बढ़ता गया, एंड आपने सोचा कि ये मेरी कॉलिंग है और मैं इसमें ज़्यादा डेवलप करूँगा। ये कॉलिंग है ऐसा, इट्स नॉट लाइक डेस्टिनी कि भाई ये मेरी डेस्टिनी में नहीं जाना चाहिए, चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं। मेरी ये मेंटालिटी थी कि चलो, क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसी आपको मेंटालिटी देता है अपने आप की, एक्सप्लोर करते हैं, है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये ऐसा बुद्ध से रियली आई एम नॉट जोकिंग, ये ऐसा ही है, क्योंकि बुद्ध यही पस्सी को भी कवे कि आओ और देख लो। ये बात बुद्ध, ये नॉर्मली बुद्ध ने बोली और हर एक को पता है कि आओ और देख लो। दूसरी बात, नाव है बच्चों, बैठना है तो पार करो, नहीं बैठना है तो नाव छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि तुमको लेके ही चलना है, इट्स योर चॉइस कि नहीं मैं बुद्धिज्म को तुम्हें फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो अभी तक आप इसी नाव पे हैं? तो जब आपने नाव पकड़ी, जब तक मन सेटिस्फाइड है तब तक चलो, जब लगा कि नहीं चले जाएंगे। ओके, सो अभी आपको कितने साल हो गए? 9 साल। 9 साल हो गए आपको, राइट। तो आपने बोला कि जब किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होती तो इजी हो जाता है ये करना, राइट। बट आपने ये भी बोला आप ममाज बॉय थे, तो जब आपने ये सब आप अपनी घर में मम्मी से, माता पिता से मिलते हैं कि आपने सब कुछ त्याग दिया? बिल्कुल मिलता हूँ, कभी कभार मिलता हूँ। कभी कभार मम्मी खुद फ़ोन करते और कहती है कि आपको काम रहा तो बराबर फ़ोन करेंगे आप, और हमारे बारे में सोचती नहीं कि आपको हमारी याद नहीं थी कि मिलने के लिए आया करो आप। वो कभी कभार करते कॉल, मैं भी कभी बार जाके मिलता हूँ। ओके, तो लेट्स गो बैक स्लाइटली। मेरे को आपसे ये समझना था कि बुद्धिज़्म, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और आई कुड बी रॉन्ग, बट गौतम बुद्ध जी ने जब इसकी स्थापना की, उनका पहले नाम सिद्धार्थ था, वो एक राजा के पुत्र थे। उन्होंने अपनी शादी के अगले दिन ही सॉरी, उनके अपने बच्चे होने के बाद अपनी वाइफ और 8 साल के बाद 16 साल की उम्र में मैरिज हुई थी उनकी, 28 साल की उम्र में ग्रोथ तक किया। हाँ जी, 10 साल। तो उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ, एंड उन्होंने फिर बुद्ध धर्म की स्थापना की। और उससे पहले वो हिंदू थे। क्या ये मेरी नॉलेज सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है कि वो हिंदू थे। सॉरी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते होंगे, क्योंकि अभी एक कल्चरली बहुत माना जाता है, कहा जाता है कि वो तो हिंदू संस्कृति में जन्म हुए वगैरह वगैरह। नहीं, उस समय का जो भारत हम देखते हैं और जो हमें पढ़ने में आता है, उस समय के इसमें आपको हिंदुज़म नहीं दिखता। उस समय के आपको कई सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स दिखते हैं, है ना, जैसे प्रोविजनल रिलीजन्स, प्रोविजनल कल्चर्स, ऐसे यूनाइटेड। जैसे अगर आज देखिए, जैसे कि आज यूनाइटेड रूप में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिमूर्ति के रूप में हिंदुइज्म को अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। भगवत गीता के रूप में एक रिप्रेजेंट करता है हिंदुइज्म आज के इसमें। पर 2.5 साल के जब हम बुक्स पढ़ते हैं, उस समय का जो हमें नॉलेज मिलता है, उस समय में हिंदुइज्म का ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता कि हम कैसे कि उस समय हिंदुइज्म इस रूप में जैसे आज एग्जिस्ट करता है। भगवत गीता आप बोल दो तो हिंदुइज्म क्लियर हो जाता है ना, चतुर्वर्ण के रूप में हिंदुइज्म क्लियर होता है। पर वेद पुराण तो तब भी थे। नहीं, पर वो जो देखो, और रामायण तब भी थी। रामायण तब भी थी, पर वो वैसे ट्रेंड में थे क्या? नहीं, सो देखिए, ट्रेंड की जो बात है वो तो मैं नहीं बता सकता। देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया है, तो आजकल का हर चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है। अगर हमें जो आज से 20 साल पहले समय की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे? स्क्रिप्चर्स, बुक्स, स्क्रिप्चर्स रहेंगे। उस समय के इन्फॉर्मेशन के लिए बेस्ट स्क्रिप्चर्स कौन सा अवेलेबल है फिलहाल? जब वहाँ की हिस्ट्री आज से 2.5 साल की पहले हिस्ट्री लिखी जाती है तो कहाँ से देते हैं? त्रिपिटक से। त्रिपिटक और जैनिज्म दोनों के जो ग्रंथ अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि उस समय कल्चर कैसा रहा होगा, ट्रेडिशन कैसा रहा होगा। तो जब हम उस समय का दौर पढ़ते हैं तो हमें वो जो राम नाम है या वो जो कृष्ण नाम है उतना सुनने में नहीं आता। हमें लोग भिन्न भिन्न फिलॉसफी में बटे हुए नहीं, बट इन्वॉल्व दिखते हैं, भिन्न भिन्न पंथों में वगैरह वगैरह इन्वॉल्व दिखते हैं। तो हम जब देखते हैं जो ये जो क्योंकि सिद्धार्थ नेपाल उसमें अपना लुम्बिनी वगैरह उस कपिल वस्तु के दिखता है, तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ के ट्रेडिशन में हिंदुज़म नहीं दिखती। जैसे कि आज हिंदुज़म देखने के लिए मिलता है, वैसा हिंदुज़म नहीं। वो एक उनकी एक पर्टिकुलर स्कूल दिखती है, कपिल ऋषि के स्कूल में वो लोग दिखते हैं। क्या दिखता था मतलब बुद्धिज्म के पहले? फिर उनको क्या दिखता था उस टाइम पे? चलिए, आप कह रहे हैं कि हिंदुइज्म जो लोकल जो फोक ट्रेडिशन था,
अच्छा, वो फोक ट्रेडिशन में देखने के लिए मिलता है ना। मगध का थोड़ा सा अलग फोक ट्रेडिशन है, कपिल का थोड़ा सा अलग, उधर कपिल थोड़ा सा अलग फोक ट्रेडिशन था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो हिंदू थे। उसके पहले वो उस समय का जो ट्रेडिशन का जो फोक ट्रेडिशन था, जैसे आदिवासियों कैसे होता है, आप आदिवासियों को हिंदी बोल सकते हैं क्या? जो एकदम जंगलों में रहते हैं उसको आप हिंदू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, उनको आप हिंदू बोल सकते हैं क्या? जो एकदम ये तो ऑनेस्टली मुझे आदिवासी से पूछना पड़ेगा कि उसकी आस्था क्या है। तो आदिवासी अपने आप को हिंदू से भी आइडेंटिफाई कर सकता है, वो किसी और रिलीजन से भी कर सकता है, और भी रिलीजन। तो वो मैं नहीं बोलूंगा कि आदिवासी को मैं बोलूंगा हिंदू से तब भी अपने आप को बोल पाएंगे जब वो उस कल्चर, उस कम्युनिटी से कनेक्टेड रहेंगे। नहीं, पर मैं उनको उससे एक्सक्लूड भी नहीं कर सकता। वो जब वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आप को उसमें, जब उनका कल्चर मिलता है कुछ तो भी सेंस में, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया हो। देखिए किसी भी रिलीजन में, किसी रिलीजन में या कोई भी सेक्ट में या कोई भी फिलॉसफी में आप, या कोई भी जब हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को कैटेगराइज करते हुए, बचपन में अपने पढ़ाऊंगा कैटेगराइजेशन बायोलॉजी वगैरह में, है कि नहीं? तो कैटेगराइज करते हम कहते थे पहले क्राइटेरिया रखते, क्राइटेरिया, फिर वो क्राइटेरिया में ये प्रोडक्ट जिस चीज़ में मैच हो रहा है उसमें हम उसको कैटेगराइज और क्लासिफाइड कर देते हैं। तो उसी प्रकार तो जो बुद्ध का जो कल्चर, जो सिद्धार्थ गौतम का जो कल्चर देखते हैं, वो कल्चर में हिंदू कल्चर आज का जैसा है, पता नहीं उस समय कैसा होगा, आज का जैसा हिंदू कल्चर है वैसा हिंदू कल्चर हमें उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। एक बहुत ही फिलोसॉफिकली इन्वॉल्व, अपने ही फोक ट्रेडिशन में इन्वॉल्व, जिस पर जो पूजा पाठ होता है वो वैसा देखने के लिए नहीं मिलता है। उन्होंने शादी की, सिद्धार्थ ने शादी की। शादी किस रिचुअल के हिसाब से की? शादी का रिचुअल नहीं, शादी का रिचुअल हमें नहीं पढ़ने के लिए मिलता है। ओके, या मतलब उनकी प्री जो लाइफ रहती है, वो बुद्धा के पहले की लाइफ हमें जब से सिद्धार्थ की लाइफ वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती, पढ़ने के लिए नहीं मिलती उनकी। पर कुछ कल्चरल इंस्टेंस देखने के लिए मिलते हैं कि ये त्योहार, वो त्योहार, ऐसे पढ़ने के लिए। कौन से त्योहार आपने देखे उनके? ऐसे कुछ पितृपक्ष वगैरह वगैरह टाइप के ऐसे कुछ देखने के लिए मिलता है। और वो तो वैदिक पीरियड से चलते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अब वो वैदिक जब वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं तो समवेयर वो उसको फॉलो कर रहे थे। सो यू कुड से वैदिक ट्रेडिशन। बंदे साहब, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन फॉलो किए। Why I denied it Hindu word? Let me explain this thing. I want to be more precise when using a word, when we are representing something. जैसे इनके पहले भी जिनके साथ हुआ, मैंने बहुत प्रिसाइज रहने की कोशिश की कि कैसे हम प्रिसाइज रह सकते हैं। तो वैदिक देखिए, अगर हम जब देखते हैं एज अ बुद्धिस्ट, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि हम एक अमेरिकन फिलोसफी से भी आते हैं, तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री, तो हम सिर्फ उसको हम ट्रेडिशन के रूप में बांटते हैं। वैदिक ट्रेडिशन, उपनिषद ट्रेडिशन, है ना, पौराणिक ट्रेडिशंस, क्योंकि इन ट्रेडिशन में कुछ चेंजेस आए और इसका चेंजेस बुद्धिज्म में देखने के लिए मिलता है और बुद्धिज्म का भी चेंजेस हिंदुइज्म में देखने के लिए मिलता है। तो रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन के रूप में रिलेटेड है। ये रिलेटेड नहीं, there is a cause and effect relationship. there is a cause and effect relationship, not a cause and effect, counter and काउंटर रिवॉल्यूशन टाइप। मैं कह रहा हूँ ठीक है, कहीं ना कहीं तो तारें जुड़ी हैं ना, रूट्स जुड़ी हुई हैं। But as a Buddhist community, we don't like to see You don't like to is a different thing. But देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। On what basis you will say that Buddha is? नहीं सर, एक मिनट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे माता पिता हैं घर में, मेरा उनसे मतभेद हो सकता है, फॉर एग्जांपल, राइट? वैसे तो नहीं है, पर मैं बता दूं कि चलिए ठीक है, मतभेद हो सकता है। उनको कोई एक्ट्रेस पसंद है, मेरे को कोई एक्ट्रेस पसंद है, जनरेशन गैप है, राइट? लेकिन मैं ये बात डिनाई नहीं कर सकता कि मेरी तार उनसे जुड़ी हुई है, कि मेरा उनका डीएनए मेरे अंदर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइकिंग एंड कनेक्शन। ओके, नाउ आपने इस बात को बोला कि यू डोंट लाइक टू, व्हिच आई हम्बली एक्सेप्ट, इट इज योर चॉइस। नॉट ओनली मी, द सोसाइटी। आप जिस भी सोसाइटी, आप जिस भी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? ये हिंदू धर्म की आप क्या कहते हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस समझ लीजिए, या उसकी आप क्या कहते हैं, विडम्बना समझ लीजिए, जो भी, कि ठीक है, यू डोंट एग्री विद मी, फाइन, आपको वो तार अच्छा लगे बुरा लगे, वो आपकी चॉइस है, राइट? आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग, द फर्स्ट एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग, why Hindu people are trying to express that they are so tolerant in other things, to managing, to accepting. Even before when I do podcast with him, he also tried, see, आप हिंदुज़म के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि we are so tolerant, हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप इस्लाम के बारे में बोलने डरते हैं, वैसे आप हिंदुज़म के बारे में नहीं डरते हैं, आप टॉलरेट कर, आप हिंदुज़म का भी टॉलरेट करता है। बात ऐसी नहीं है, सिर्फ बात टॉलरेशन की नहीं है। नहीं, मैं एक मिनट इसमें आपको यहाँ पे आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर। पहली बात तो मैं किसी और धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं एक प्राउड हिंदू हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है हिंदुज़म के बारे में जितनी एक मेरे को होनी चाहिए, ये भी मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को जितनी भी नॉलेज है उसके बारे में मेरे को काफ़ी प्राउड फीलिंग है, लेकिन मैं भी टॉलरेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, तो सर मैं उसमें वही आपसे बता रहा हूँ, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने आपसे बात पूछी कि एक चीज़ का एक ओरिजिन हुआ, राइट? द क्वेश्चन दैट आई एम कमिंग टू इज कि वो ओरिजिन की वजह क्या थी, एंड इट इज़ फाइन। मतलब बुद्धिज्म जो आप उसे रिलीजन कहें, आप उसे स्कूल ऑफ थॉट कहें, आप उसे जिस भी नाम से कहना चाहते हैं, मैं बड़ी क्या कहते हैं उस इज्जत से उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, उसका ओरिजिन होने की वजह थे। एंड मैंने वही आपसे पूछा था कि उससे पहले क्या होता था एंड उसका जेनेसिस क्या था। तो वहाँ पे आपने जब बोला कि जब आप जब उस पे बात पे चले गए वेद पुराण पे, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली रूट्स वो, एंड इट इज़ ओके कि अगर उन्होंने सोचा कि नहीं मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं चलूँगा, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट चलूँगा, वो मैं आपसे और भी सीखना चाहूँगा कि रीज़न क्या था। बट so to answer your question, कि Buddha Siddhartha was a Hindu or not? So I am 100% sure he was not a Hindu. In one way, he was not a Hindu. The second thing, why he become Buddha? Why he renounced? Then sir, what was he? वो क्या थे? You can say it's a Nepali culture. नहीं Not Nepali. That time folk culture, उनका जो शाक्य जो कल्चर था, इवन दो कुछ हिंदू ग्रंथों में शाक्यों को भी हिंदुज़म से जोड़ा जाता है, बट जो खेती का जो होता है ना, खेती का जो ट्रेडिशन होता है उनका, वो ट्रेडिशन था मोस्टली, क्योंकि हमें उससे उनके एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, अगर आप उसको इस आधार पे जियोग्राफिकली बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, बट इवन दो वी विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, इवन दो इट इज अ फैक्ट। देखिए, ओके, यू सेड आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इवन इफ इट इज अ फैक्ट, यू विल कन्वे मी इट एज अ फैक्ट। नो, मैं तो आपसे कन्वे, मैं आपको कन्वे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन कन्वे आप मेरे को ये बिल्कुल कर रहे हैं कि अगर वो फैक्ट है भी तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आई रेस्ट माई डिबेट और आई रेस्ट माई डिस्कशन इन दैट केस, नॉट अ डिबेट, माई सीकिंग इन दैट केस। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल, ये अगर आपकी मेरी और आपकी डिस्कशन की एक ये प्रेमाइस है कि भाई ये एक फैक्ट अगर है भी तो मैं इस फैक्ट को नहीं मानूंगा, तो आप मेरे अतिथि हैं, मेरे निवेदन पे आप यहाँ पे आए हैं, मैं इस प्रेमाइस को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस पे आपसे आगे और बात नहीं करूंगा। ये प्रेमाइस को मैं लेके चलता हूँ। See, why I say that? Because it is a water belief. We can't argue with the belief. We can't argue with the, once you believe anything, we can't argue, and belief can never be fact. So at then, that's why I use a statement, even it's a fact, I will not accept, because at then you are not going to speak on the basis of fact. It will you'll say on the basis of your belief system. That is what you have been told. Even the Radha Krishna, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही, उन्होंने भी कहा कि सबसे बड़े हिंदू थे, बट जब हम उसे माइन्यूट लेवल पे स्टडीज़ करने जाते हैं तो हमें वो उस तरीके से नहीं दिखता है। हमें एक खेतिया कल्चर दिखता है जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम ने सफरिंग्स देखी कई तरह की, उन्होंने लगा कि नहीं यार सफरिंग से इजाद चाहिए। मतलब उनके निज़म में ये भी नहीं था कि मुझे ये धर्म छोड़ना है। उनकी जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनको नहीं कि मैं इस धर्म से परेशान हूँ, मतलब धर्म की बात थी ही नहीं वहाँ पे। जब आप पढ़ते हैं उस समय का, जब इतिहास पढ़ते हैं ना आप, उस समय का कुछ प्रैक्टिस से वो कन्विंस नहीं, उस समय के जो आप जब पढ़ते हैं ना, इट इज एस्टोनिशिंग थिंग कि जब उस समय का जो कार्य पढ़ते हैं, उस समय का जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको लगता है कि यार कहीं भी धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ फिलोसॉफिकल पाथ्स की बात हो रही है आज 2000 साल पहले की। क्योंकि उनके जो आपको ट्रेडिशंस दिखते हैं, जो कल्चर्स दिखते हैं, वो धार्मिक नहीं दिखते। लगता है कि एक फोक कल्चर, लोग अपने अपने कल्चर में जी रहे हैं, ऐसे धर्म के रूप में उस समय आपको दिखता नहीं है। क्योंकि 63 फिलोसॉफीज का आपको वर्णन मिलता है उस समय में, एक ही जगहों पे इतने सारे जगहों का। तो इसलिए फिर हमको भी वो बोलना उचित नहीं लगता कि धर्म कैसे गए, क्योंकि हम देखते हैं कि फिलोसॉफिकल उनको अर्ज था कि मुझे इस प्रकार का चाहिए और वो उसके उन्होंने गृह त्याग किया। तो इसलिए जब आप धर्म की बात लाते हैं ना, तो हमको लगता नहीं उस समय में जो रूट्स जो हमको देखते हैं कि ये रूट्स यहाँ पे आया है, हमको उस समय जो कल्चरल जो सोशल जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स भी कौन सी, जो सफरिंग को लेके जो उनको दिखी थी, सफरिंग इस तरह की सफरिंग, उस तरह की सफरिंग, उस सफरिंग ने उनको किया व्याकुल और उन्होंने उनको फिर गृह त्याग करने का मन किया। बंदे सिवली जी और बिफोर गेटिंग एनलाइटेन ही ट्राइड टू प्रैक्टिस जैनिज्म, ही ट्राइड टू प्रैक्टिस, उस समय जो फिलोसफीज अवेलेबल थे तो वो सभी किया। तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा हमको बोलना पता नहीं कैसे हम बोले कि पहले वो हिंदू थे, किस आधार पर बोले, क्योंकि हर एक फिलोसफर ने अपना के देखी। नहीं, मैं तो देखिए
अब बात वही है कि अगर ये सारी बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि फैक्ट आप नहीं मानो, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि उनकी रूट्स कहाँ से हैं, पर अगर और उनकी रूट्स अगर वेद पुराण से लिंक्ड हैं और उन प्रैक्टिस से, देखिए अगेन आप जो प्रैक्टिसेस की बात आ रहे हैं, आज की डेट में मल्टीपल लाइफस्टाइल्स है दुनिया में चल रहे हैं. He completely not denied the Vedic culture. इवन आप अगर आप बुद्धिज्म तिब्बत में गया तो तिब्बत का कल्चर भी मैं डिनाइड नहीं आप किया. वैदिक कल्चर को क्या हिंदुइज्म से आइडेंटिफाई करते हो? See, Vedic culture is quite different from contemporary Hindu culture. If I'll say क्या होता है? academically, अच्छा, तो अभी जो चल रहा नहीं नहीं, है, अभी तो छोड़ो, मतलब कंटेम्प्रेरी हिंदू कल्चर आपके हिसाब से क्या होता है? अभी मैं बोला अभी जिस प्रकार से हिंदू कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, देखो यहाँ पे तो बहुत अभी क्या रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इसलिए वो बहुत विवादित विषय रहेगा, पर फिर भी मैं संक्षिप्त में बोलना पसंद करूंगा कि जब मैं वैदिक कल्चर पढ़ता हूँ, फिर उपनिषद कल्चर पढ़ता हूँ, फिर पौराणिक कल्चर हम जब देखते हैं तो हमें एक नए नए फिगर्स दिखते हैं. वेद में जो डोमिनेंस, जो डाइटिस, जो देवता हमें डोमिनेंस दिखते हैं, वो उपनिषद में नहीं दिखते. जो उपनिषद में दिखते हैं वो पौराणिक काल में नहीं दिखते. तो हम देखते हैं कि एक जो वैरी हो रहे फिगर्स का, आइडियल्स का, फिर उसका ऑफ कोर्स जब आइडियाज होते हैं उसकी वर्शिपिंग, उसकी प्रैक्टिस, वो सब वैरी करते जा रही है. तो इसलिए जब अगर मैं अकेडमिकली बात करूं, क्योंकि आई हैव डिड माय मास्टर्स, तो अकेडमिकली हमारा थोड़ा सा अलग टोन हो जाता है, तो अकेडमिकली मुझे थोड़ा सा दोनों डिफरेंस लगते हैं. तो उसी प्रकार आप आज से 2.5 साल पहले बुद्धिज्म देखेंगे और अभी तिब्बतन बुद्धिज्म देखेंगे, महायान बुद्धिज्म देखेंगे, श्रीलंकन बुद्धिज्म देखेंगे, थाई बुद्धिज्म देखेंगे, तो वैरी कर रहे हैं. कल्चरली भले फिलोसॉफिकली बहुत मिलते हैं पर कल्चरली वैरी करते हैं. हाँ, तो थाईलैंड और श्रीलंका से बहुत ज़्यादा वैरी करता है. तो इसलिए ठीक है. तो अभी आप मुझे बोल सकते शायद से आप मुझे कहते हैं मैं थाई बुद्धिस्ट, श्रीलंकन बुद्धिस्ट, इस प्रकार से हम लोग करते हैं. मैं तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप बुद्धिज्म कितना पुराना है सर? देखो एक बात मैं आपको 2500 साल मैं आपको सीधा बोलना चाहूँगा कि बुद्धिज्म की खासियत, इसके पहले भी कहा कि बुद्धिज्म किसी भी कल्चर को, जिस कल्चर में जा रहा है या पनप रहा है, वो उस कल्चर को ख़त्म नहीं करता. वो उस कल्चर में क्या होता है, मिक्स होता है, उनके भावना, उनका ट्रेडिशन रखते हुए उसमें मिक्स होता है. तो जब बुद्धिज्म एज अ कल्चर के रूप में, ट्रेडिशन के रूप में जब अस्तित्व में आया, तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि ये हटाओ वो हटाओ. बुद्धिज्म जो बातें गलत लगी उस समय कल्चरली जो प्रैक्टिस होती थी, उन्होंने किसी रिलीजन में नहीं कहा. उन्होंने जो भी कल्चरली प्रैक्टिस है कि यज्ञ परंपरा, उन्होंने उसका विरोध किया. यज्ञ परंपरा में भी अभी कई लोग बोलते हैं कि बुद्ध ने यज्ञ परंपरा का पूर्ण रूप से विरोध किया. बुद्ध ने यज्ञ परंपरा में हिंसा का विरोध किया, क्योंकि कई तरह के यज्ञ होते थे. दूसरी बात, जो पितृपक्ष था, उस पितृपक्ष को भी बहुत ब्लाइंड लोग फॉलो रहे थे. उस पितृपक्ष में बुद्ध ने कई सारे चेंजेस कराए, ठीक है. और वैसे कई सारी बातें कास्टिज्म में, उसमें भी चेंजेस कराए. तो बुद्ध क्या करते गए, जो चीज़ ठीक लगी आपको फॉलो करना है फॉलो करो, वी आर नॉट गोइंग. अगर आप हमसे पूछोगे कि इसको कैसे फॉलो करना चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ ये चीज़ ठीक नहीं, इस चीज़ को हटा दो, वो चीज़ फॉलो करो. सो मेरे को जो बात समझ में भी आ रही है, जैसे कि तिब्बत में जब बुद्धिज्म गया तो वहाँ तंत्र मंत्र पहले से था. तो जब बुद्धिज्म गया तो उसे तंत्र मंत्र परंपरा को और प्यूरिफाइड करने का काम किया. उन्होंने जैसा बुद्धिज्म वैसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ. जब ये बुद्धिज्म चाइना में गया तो हमारा जो लिबास है वो चेंज कर दिया गया वहाँ पे, ठीक है. वहाँ पे लोग मंक्स को खेती करना अलाउड नहीं है. ऑन ऑथेंटिक विन है, जो ट्रेडिशनल विन है, जो ओरिजिनल विन है, उसमें खेती करना अलाउड नहीं है. पर चाइनीज मंक्स ने खेती करना शुरू किया. थाई मंक जो कि थेरवादा है, ओरिजिनल थेरवादा है, पर वहाँ पे भी खेती होती है. देखिए बिल्कुल. सो जैसे जैसे ज्योग्राफी बदली, प्रैक्टिकल नीड्स बदली, टाइम बदला, सोसाइटी बदली, वैसे वैसे किसी भी प्रैक्टिस में, चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिस हो या कल्चरल प्रैक्टिस हो, उसमें कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चेंजेस आए. ये तो हमेशा परिवर्तन तो संसार का नियम है. ये तो होता ही रहता है, ये तो गीता में लिखा हुआ है. और वैसे भी हम देख ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है. आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, आज से 25 साल पहले फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे होते, अगर आप होते. सिर्फ आईफोन नहीं है, वो आईफोन 16 प्रो मैक्स. ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी. नहीं, एब्सोल्युटली फाइन. सो मॉड्यूलेशन या अडेप्टेशन विद चेंजिंग टाइम्स, ये तो there are two things, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. एक्सेप्टेंस हो रहा है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, दैट मैटर मोस्ट. एडाप्शन तो हर चीज़ में हो रहा है, पर वो कॉन्शियसली अडेप्ट हो रहा है या अनकॉन्शियसली अडेप्ट हो रहा है. जस्ट लाइक अ मंक्स, इफ मंक्स आर यूजिंग और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, सो दे आर यूजिंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, दैट मैटर मोस्ट. इट इज़ नॉट दे आर यूजिंग इट, इट इज़ हाउ दे आर यूजिंग इट, दैट मैटर मोस्ट. नहीं, विच इज़ फाइन. मैं उस पर बाद में आता हूँ. मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जो मैं समझना चाहता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस कुड बी रॉन्ग और राइट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि
बुद्धिज्म की रूट्स या बुद्धिज्म का कनेक्शन हिंदुज्म से है, राइट, जिसको आपने बोला नहीं है, आप जिसको नहीं मानते, एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री, राइट। लेकिन आपने ये भी बात कही कि अल्टीमेटली समवेयर सोर्स कनेक्शन जो है वैदिक पुराणों से बात हो रही है, उन सब चीज़ों, उसके बाद हिंदुज़म में भी टाइम के साथ अभी 5000 साल पुरानी सभ्यता है या उससे भी पुरानी सभ्यता है, राइट, मतलब जो मुझे पता है कि उससे भी पुरानी होगी, रिकॉर्ड के बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन टाइम के साथ हर जगह चेंजेस आते हैं और परिवर्तन ज़रूरी है। अगर वो हिंदुज़म में आए उसमें आए विद सर्टन प्रिंसिपल एंड सेट्स बीइंग इन सैक्रोसैंक्ट, ठीक है, और वही बुद्धिज्म में भी आए तो, लेकिन इससे हम क्या ये बोल सकते हैं कि कनेक्शन नहीं है? हमने डाइवर्जेंट पाथ्स लिए। If you will use this word like Hindu religion or Vedic religion, so I will disagree. But you will say Asian contextual or Asian cultural, then I'll accept this. अब एशियन की बात आप आते हैं, राइट, क्योंकि जितने भी एशियन धर्म में बहुत कॉमननेस है, तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि हाँ एशियन धर्म, जब आप एशियन बोल रहे हो तो आप कौन से पीरियड की और कौन सी ज्योग्राफी की बात कर रहे हो? जब मैं एशियन बोल रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मतलब एशियन कल्चर और एशियन कंटेक्स्ट में जो कॉमननेस पाई जाती है, आई नॉट मतलब उसको मैं एक समय से नहीं ताल्लुकात करो रखूंगा, मैं ये बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि टाइम के साथ भी तो डेमोग्राफिक बदल गई ना, तो वो भी हिंदुज़म में भी हुआ, उसका इम्पैक्ट, तो इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कौन से टाइम और कौन से ज्योग्राफी पीरियड की बात कर रहे हैं जब आप अपनी एशियन की नहीं, बात अगर कर आप रहे हैं। कनेक्शंस की बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ कनेक्शंस में, किस तरह के कनेक्शंस बुद्धिज्म में उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो जो एक आप एक एशियन रिलीजन में देखेंगे जो समाधि वाले जो धर्म रहे उनमें कई सारे कॉमननेस बोलेंगे, पर अगर आप बोलेंगे पर्टिकुलर इसी धर्म से आया है तो मैं शायद नहीं मान पाऊंगा, मैं मतलब क्योंकि ऑफकोर्स मैं कैसे बातें देखता हूँ बुद्धिज्म में, है ना, बुद्धिज्म का भी इम्पैक्ट किसी धर्मों में देखता हूँ, है ना। तो अगर ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज मतलब थोड़ा कुछ क्रिटिकल टॉपिक हो जाएगा। नहीं, देखिए मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी की इंटेंशंस हट ना हो, मैं आप तो यहाँ पे फिर भी फ्रैंकली बोल रहे हैं, पर जब ये बात लोगों तक जाएंगी तो उन तक, क्योंकि इस प्रकार आजकल जो काम चल रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे ना, आप देखिए किस प्रकार से डीबंकिंग बहुत चल रहा है, डेडिशन डीबंकिंग वगैरह, तो कैसा होगा कि किसी एक धर्म के बोलेंगे कि इससे रूट्स है उससे रूट्स है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पर मैं जो देखता हूँ एक रियलिटी में, जो देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि बुद्धिज्म पे एशियन रिलीजन्स का बहुत इम्पैक्ट बढ़ा समय समय पे, और बुद्धिज्म का भी एशियन रिलीजन्स पे बहुत इम्पैक्ट भी रहा है, दोनों तरफ से हुआ है, वो समय समय पे ये हुआ है। पर अगर बुद्धिज्म का, बुद्ध का रूट कॉज जो रहा है उभरने का, वो ये रहा है सफरिंग रहा है, कि जो 8 सफरिंग है, जन्म लेना दुख का है, प्रिय व्यक्ति से दूर जाना दुख का है, अप्रिय व्यक्ति के पास आना दुख का है, ये मेन रूट कॉज रहा है बुद्धिज्म उभरने का। फिर कल्चरली जो चेंजेस आए हैं, नॉट फिलोसॉफिकली, कल्चरली जो चेंजेस आए हैं, फिर वो वैदिक धर्म से भी आए, उपनिषद धर्म से भी आए, फिर बाकी जो रिलीजन थे या जो फोक रिलीजन थे, जो फोक ट्रेडिशंस थे, उसके कारण से भी इम्पैक्ट। पर ओरिजिन बुद्धिज्म का ओरिजिन वैदिक में नहीं है, क्योंकि बुद्धा का कैसा, अगर हम ट्रेडिशनल फिलोसॉफी के हिसाब से जाए तो बुद्ध सिर्फ अभी नहीं उत्पन्न होते ना, इसके पहले भी बहुत बुद्ध मिलते, 28 बुद्ध का वर्णन मिलता है, उसके पहले भी कई लाखों बुद्ध होके गए हैं, तो बहुत सारे बुद्धों का वर्णन मिलता है। तो हमेशा तो ये नहीं कि इसी ओरिजिन का हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म का जो, क्योंकि सोशल वर्कर ने क्या किया, जो सोशल जो राइटर्स रहे उन लोगों ने हमेशा बुद्धिज्म को ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि बुद्धिज्म इज़ लाइक अ क्रांति इन इंडियन कल्चर, इट इज़ लाइक क्रांति, अ काउंटर रिवॉल्यूशन इन अपोज टू जातिवाद एंड ट्रेडिशनल प्रोपोगंडास। बट ये सोशल राइटर्स का काम है। पर हम ट्रेडिशनल मंक्स का जब आप हमसे पूछेंगे तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बुद्धिज्म के लिए, वो तो बुद्धिज्म की फिलॉसफी ऐसे कि वो जहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने आप इरेडिकेट करेगा उन चीज़ों को। पर बुद्धिज्म का ओरिजिन इस कारण के नहीं होता है, उसका रूट कॉज इसमें नहीं है। कल्चरली कनेक्शंस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकता है। मैं रूट कॉज पे ही नहीं रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, बिफोर यू सेड ओरिजिन की बात, मैं बिल्कुल ओरिजिन पे जा रहा हूँ कि ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन सफरिंग, बट because Buddhism is a philosophical suffering is a trigger point for a philosophy to come. Yeah, fine. Buddhism is My question, first, Buddhism is a philosophical outcome. Then after philosophical outcome and after establishing the monkhoodness, then it started becoming a religion tradition. देखिए वो तो एक प्रोसेस हो गया। Yeah. आपने पहले बताया कॉज ये है, भाई ये वही बात है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाइट शर्ट पहनता हूँ, राइट,
अपने पॉडकास्ट पे, इसका एक रीजन होगा. रीजन कुड बी कि मेरे को लाइकिंग अच्छी है, रीजन कुड बी यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है इसमें, और मे बी यू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अवेयर, दैट्स आल्सो एग्जैक्टली. आई मीन लेट्स अज्यूम कि देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट, एंड देन फिर लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, एंड दिस बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ. अब उसके बाद में सारे वाइट कपड़े पहन दो, वाइट. लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे जो ओरिजिन की मैं जो आप पे बार बार बात आ रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वाइट पहन रहा हूँ, मैं वाइट से पहले कभी ना कुछ तो पहन रहा हूँ ना, राइट. नाउ दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू ओरिजिन, कि कोई भी कॉज रहा हो, सही गलत मैं उसमें नहीं जाता, कोई भी कॉज रहा हो जिसकी वजह से बुद्धिज्म का जन्म हुआ, और जब इतने लोग इतनी दुनिया में मान रहे हैं तो इट्स अ थॉट प्रोसेस विच वी शुड रिस्पेक्ट, राइट. एंड आई इन माई अनलिमिटेड नॉलेज मैं बिल्कुल इज्जत करता हूँ, जैसे मैं बाकी धर्मों की भी करता हूँ, राइट. बट ओरिजिन जो है बुद्धिज्म होने से पहले, आपने 2500 साल बोला था, उससे पहले कोई तो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होंगे, कोई तो रूट्स फॉलो कर रहे होंगे, कहीं से तो आ रहे होंगे. yes. उसमें आप एनलाइटन कीजिए, वो कहाँ से आया. That's an archaeological topic. You should ask them. Traditionally, philosophically, if you'll ask that, it's the origin in the suffering. चलिए कॉज पे आते हैं. अभी हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाली तो बात नहीं सी आपको ये बात उनसे पूछनी पड़ेंगे कि उस समय कौन सा रिलीजन था. आप ही उनसे पूछे कि उस समय जो कपिल वस्तु एरिया था, या जो उस समय जो राज्य था, उनसे आप पूछे कि उस समय कौन सा रिलीजन था. जो मगध राज्य था, आप उनसे पूछे कि उस समय पे कौन सा रिलीजन था, है ना. पर फिलोसॉफिकली, क्योंकि बुद्धिज्म इज मोर अबाउट द फिलोसॉफिकल राइजन, है ना. तो आप अगर हम मुझसे पूछेंगे तो इट्स मोर लाइक जब. चलो ठीक है, हम ओरिजिन के सवाल को पाक कर देते हैं, क्योंकि शायद आपके पास उसका आंसर नहीं है, मेरे पास भी उसका उस सवाल का नहीं है, शायद उस पर थोड़ा और शोध करना पड़ेगा. फाइन, yes. इस पर हम फिर कभी बात कर लेते हैं. अब हम आते हैं, बट एज अ बुद्धिस्ट सोसाइटी और एज अ बुद्धिस्ट फिलोसफी और एज अ मंक, नो वन इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट. They all believe that Buddha is not a monopoly, और Buddhism is not like कि इसका ये है वो है. देखिए, you have definitely a choice कि आप क्या बिलीव करना चाहते हैं लाइफ में. आप बिलीव कर सकते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आप बिलीव कर सकते हैं मैं एक बुरा इंसान हूँ. मैं एक सर्टन पॉइंट के बियॉन्ड मैं उसे सिद्ध नहीं कर सकता. इनफैक्ट अगर आप देखें, एक काफ़ी टाइम तक तो ये माना गया था कि अर्थ स्टेशनरी है एंड उसके अराउंड सब कुछ घूमता है. अब वो साइंटिफिकली प्रूव कितना टाइम हो गया उस बात के, जिसके लिए साइंटिस्ट ने आहुति भी दे दी अपनी, लेकिन वैटिकन को मानने में उस चीज को कई साल लग गए. सो यू हैव अ चॉइस ऑफ बिलीविंग, नॉट बिलीविंग, और व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग बिफोर. बट वी कैन क्लियर एयर दैट व्हाट वी वांट टू accept or what we want to believe now, because it will depend on the Buddhist community. बिल्कुल मोर. मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप बिल्कुल इस बात को क्लीन कर सकते हो कि भाई एज अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी हम नहीं विश्वास करते कि सन इज द सेंटर. हम विश्वास करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट. मैं नहीं कह रहा हूँ क्या, but you can't quote the wrong example. It's a more materialistic example. Okay, fine. I could be lacking examples because मेरी knowledge बुद्धिज्म पे नहीं है. मैं एक आप Let's cut to the chest. हाँ जी. है ना. एग्जाम्पल तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. जिस प्रकार आपने एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा का जो कॉज है, जो ओरिजिन है, जो अस्तित्व में आना है, वो माता पिता के कारण हुआ है. पर उसके ट्रेड्स, भले जीन्स, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, ये है करेक्ट, वो पेरेंट्स आए, बिल्कुल, पर उसके बिहेवियरल टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट, उसकी लाइफ लॉन्ग, करेक्ट, उसके आधार पर तय किया पड़ेगा कि बाबा ये सही में अपने माता पिता का बच्चा है या नहीं, कर्म सिद्धांत के आधार पर. वही यही भी बुद्धिज्म कहता ना, जच्चे होती ब्राह्मण, जच्चे होती वसलो, कम्मन होती ब्राह्मण, कम्मन होती वसलो, कि आपके जन्म के आधार पर ये तय नहीं होता है कि आप ब्राह्मण है या शूद्र है. किस आधार पर तय होगा? ऑक्यूपेशन. आपके बुद्ध ने भी हमेशा एक बात बड़ी प्यारी बोली अपने शिष्यों को कि भिक्षुओं, अगर तुमको दायाद होना है तो ये इस चीज़ का दायाद मत हो, मटेरियलिस्टिक गेन का दायाद मत हो, धर्म दायाद हो. मतलब मैंने जो सिखाया है उसके प्रैक्टिशनर बनो, उसके दायाद बनो. सो एट द एंड हमेशा से बुद्धिज्म में कभी फोकस नहीं रहा है टॉपिक. इसलिए आप देखिए, जब बुद्धाइनिस धम्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखते हैं आज 60 साल पहले, बुद्धाइनिस धम्मा ग्रंथ, जो कि आज बाइबल की तरह वर्क करता है हमारी सोसाइटी में, बुद्धाइनिस धम्मा ये ग्रंथ, इसके प्रस्थान में साफ साफ लिखते हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कई सारे धर्म संस्थापकों की बायोग्राफी मिल जाती है धर्म ग्रंथों में.
धर्म ग्रंथों में मिल जाती है, लेकिन बुद्ध की बायोग्राफी दूर दूर तक नहीं मिलती। इवन बुद्ध की बायोग्राफी भी कई हजार साल बाद में लिखा गया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिन क्या है, वो किस जाति से थे, किस गोत्र से थे, ये मंक्स को भी जानने का भी इच्छा नहीं हुई। दैट इज अ बिग थिंग। जो उनके समय में रहे कि ये कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, ये भी जानने की इच्छा नहीं हुई। इसलिए उन्होंने जितने 500-700 सालों तक जो ग्रंथ लिखे गए उसमें इसका वर्णन भी नहीं किया गया। इवन बुद्ध की जो वाइफ थी, सिद्धार्थ गौतम की जो वाइफ थी, उसको भी शोधने के लिए बहुत समय लगा है कि उनकी वाइफ का नाम क्या था। ये सब समय लगा क्योंकि हमको उसे दिलचस्पी नहीं थी कि ये इंसान कहाँ से आया, और हमको भी आज भी मज़ा नहीं आता कि क्या ये कहाँ से आया, इसकी जाति क्या थी, गोत्र थी। हमें क्या मतलब था कि उन्होंने सिखाया क्या। क्या कहते हैं ना संत कबीर, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मयान। कि वो कहाँ से आया, उसका पहले क्या था, वो मैटर नहीं है, क्योंकि फिर बाकी लोग कैसा होगा उस पर। ये तो हमारे जाति, जिस प्रकार आज कैसे डिबेट्स चल रहे हैं हनुमान को लेके या राम को लेके कि वो हमारे प्रदेश से थे, हमारे देश से थे, लोग उसमें फंस जाते हैं। तो हमारे लिए राम जी का तो प्रूफ भी हो गया साइंटिफिकली प्रूफ हो गया, दैट्स अभी हुआ है, पर एक लंबा समय उसमें डिबेट चला है। हाँ, क्योंकि लेट्स बी कम द टॉपिक, हमारा वो टॉपिक है ही नहीं। मैं बस एक एग्जांपल के लिए कोट कर रहा हूँ। अभी हनुमान जी को भी लेके कई सारे नेपाल वगैरह ये सब लोग क्या कर रहे हैं, डिबेट करते जा रहे हैं। तो उसमें जब गिर जाऊंगा, धर्म बाजू में रह जाएगा। बुद्धिज्म के लिए क्या टीचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कभी उससे बन नहीं दिया कि वो हिंदू थे, क्या थे, या थे, फिर उन्होंने हमको दिया क्या, और वही संग्रहित करते आया गया है 500-600 सालों तक। तो सर फाइन, तो अभी एक बार मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ये समझाइए कि हमने ओरिजिन को साइड पर रख दिया कि कॉज क्या रीज़न था इस फिलॉसफी का, इस धर्म का, या इस आइडियोलॉजी का, जैसे भी आप इसे लेना चाहेंगे, इसके पैदा होने का, और फिर क्या टीचिंग्स आएंगी। क्योंकि आपने जैसे बोला कि हम टीचिंग पे फोकस करेंगे, तो मैं समझना चाहूँगा कि कॉज क्या था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, टीचिंग्स क्या हुई। उनका जो कॉज था, सफरिंग कॉज था। किस तरह के सफरिंग? कि जो प्रिय इंसान होते ये भी दूर चले जाएंगे, फिर इसका जो दुख होगा वो कैसे संभालूं मैं, है ना। फिर जो अप्रिय घटनाएं घट रही है, इसका जो दुख होगा कैसे संभालूं। बहुत तक समाधि तो उनको बहुत सुख मिल रहे हैं, परम सुख मिल रहे हैं, क्योंकि जो 8 समाधि 9 समाधि बताया गया उनमें बहुत सुख होता है, परम सुख होता है। पर जैसे ही आँख खोली, फिर अपने किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते हैं, फिर किसी प्रिय व्यक्ति के पास जाने का मन करता है। तो फिर जब कोई जन्म लेता है तो उसका भी दुख होता है, फिर कोई मर रहा है तो उसका भी दुख होता है, कोई प्रिय व्यक्ति आता है तो उसका भी दुख होता है। इसको संभालूं कैसे? ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये जितने भी जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है जो माइंड में उत्पन्न हो रहे है ना। बुद्धिज्म में तो मेरे ख्याल से टोटल 52 इमोशंस की बात की जाती है, पर उसमें से डिस्ट्रक्टिव नॉट गेटिंग प्रॉपरली, पर जो इमोशंस उत्पन्न है उसको कैसे कैरी करें। फिर बॉडी पे कुछ फील होता है, धड़क 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 करके, है कि नहीं, तो उसको कैसे कैसे संभाले। इस चीज़ को उनको बहुत समय तक परेशान किया, और फिर इसी चीज़ को जानने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, संसार में रहते हुए भी, क्योंकि हर कोई गृह त्याग नहीं कर सकता, हर कोई अपने परिवार को, मैं तो आ गया परिवार पत्नी छोड़ के, पर हर कोई नहीं कर सकता। तो इसको कैसे डील करे, इसको कैसे हैंडल करे। कई सारे बिलीफ सिस्टम में तो हम लोग गिरे ही है, ये करे वो करे, पर वो करने के लिए भी कुछ लगता है, और वो करे बहुत लंबे समय बाद दूर होती है ना। तो इनसे ओवरकम कैसे करें? तो एकदम मटेरियलिस्टिक जो दुख भोग रहा है इंसान, जो माइंड के लेवल पे जो फील कर रहा है, नॉट स्पिरिचुअल लेवल, पर माइंड के लेवल पे जो फील कर रहा है, बॉडी के लेवल पे जो सफरिंग वो फील कर रहा है, उससे कैसे दूर किया जाए, कैसे नॉर्मल लाइफ में भी इंसान वो हैप्पीनेस फील करे। उस सवालों ने बुद्ध को क्या किया, एनलाइटमेंट दिलाई। वही चीज़ चाहिए था उनको, जो उनको 6 साल तपस्या करने के बाद मिला। एनलाइटनमेंट क्या होता है? एनलाइटमेंट वैरी करता है, उसकी डेफिनेशन जो है वैरी करता है, बट सिंपली बोध हो जाना। जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उस चीज़ का बोध हो जाना, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल बोध हो जाना, मतलब अंडरस्टैंडिंग नॉलेज विद द कॉग्निटिव प्रोसेस, नॉट ओनली नॉलेज है क्वाइट इंफॉर्मेशन, बट अंडरस्टैंडिंग विद योर कॉग्निटिव प्रोसेस, कि आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसी हो जाएंगी कि भी आपके थॉट प्रोसेस में फिर से वैसा थॉट नहीं आएगा। समझे आप? तो वो एनलाइटमेंट, और वो भी उसकी प्रोसेस रही। रात के 3 प्रहर लगे वो उनको मिलते 3 प्रहर लगा, 3 घंटे 4 घंटे का प्रहर होता है। इस एक प्रहर में ऐसा सोच के उनको फिर वो मिला। तो क्योंकि उनको एक तरीके से अपने आप को बाकी सारे इमोशन से ऊपर लाना था, और जितने भी मटेरियलिस्टिक सेंटिमेंट्स थे उनसे दूर रहना था। सेंटिमेंट्स दूर रहना नहीं था, वो उनको इन्फेक्ट ना करे, वो उनको परेशान ना करे, व्याकुल ना करे। फॉर समझो अगर मेरा आईफोन घूम जाता है तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, इसका परेशानी नहीं होनी चाहिए मुझे इसकी। चलो दुख हो भी क्या तो लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए।
अगर लंबे समय तक रहा है देन इट इज प्रॉब्लम, फिर वो डिप्रेशन का रीजन बनेगा, डिप्रेशन फिर आत्महत्या का रीजन बनेगा। तो सफरिंग होंगी एट द एंड, वो तो नहीं है क्या कि सफरिंग होंगी, पर ये सफरिंग ने ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अगर चूड़ी टूट जाएंगी, एक चूड़ी टूट गई तो कितने दिन तक परेशानी होंगी आपको? 2 मिनट। पर सोनिया कंगन खो गया तो, सोनिया कंगन खो गया तो जी लंबे समय तक, अपना बेटा खो गया तो जिंदगी भर। तो उससे कैसे ओवरकम करें? तो इट्स द डीलिंग विद द अटैचमेंट, हाउ टू डील विद द अटैचमेंट इश्यूज। वो सो हाउ टू डील विद अटैचमेंट इश्यूज? डिटैच हो गए पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे उन्होंने ये किया कि वो घर बार गृहस्थी का जीवन छोड़ गए, राइट? सो देयर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट, मॉरल कंडक्ट विच विल गिव यू बाउंड्रीज, हाउ टू मेंटेन। देखो, जिस रिलेशन में बाउंड्रीज मेंटेन नहीं रहती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, टेंशन होती है, कलह होता है और कुछ मेंटेन रहता है। तो सबसे पहले सील आता है जो कि आपको बाउंड्रीज में कटघरे में मेंटेन रहना सिखाते हैं, वो आपको बाउंड्रीज मेंटेन करना सिखाते हैं। फिर उसके बाद आता है समाधि, मेडिटेशन, वो आपके माइंड को कंट्रोल करना सिखाते हैं। अब मेडिटेशन में 40 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट बताए गए हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उससे वो टॉपिक सब्जेक्ट दिया जाता है मेडिटेट करने के लिए या मनसिकार करने के लिए। फिर उसके हिसाब से उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से वो किया जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रज्ञा, इंटेलेक्चुअली थिंकिंग, है ना। फिर उसके हिसाब से वो थॉट करता है और उस कॉज को हटाने की कोशिश करता है। तो ये 3 लेवल से होते हुए जाता है। पहले बाउंड्रीज मेंटेन करना पड़ता है, फिर थॉट्स के साथ डील करना पड़ता है, फिर उसके रूट कॉज को हटाना पड़ता है। शील, समाधि, प्रज्ञा। फिर पर्सनैलिटी के हिसाब से उसे वैसे बाउंड्रीज सिखाई जाती है, वैसा मेडिटेशन सिखाया जाता है और वैसा प्रज्ञा। अगर मैं बहुत ही लोभी मानसिकता का हूँ तो मेरे लिए डिफरेंट काइंड का मेडिटेशन है ना। मैं बहुत ही गुस्सेल स्वभाव का हूँ तो मेरे लिए डिफरेंट काइंड का मेडिटेशन है, ऐसा। फिर डिफरेंट काइंड की थिंकिंग है, और फिर मेरा इंटेलेक्चुअल IQ EQ भी वैसा ही वर्क करेगा, जैसे हम प्रज्ञा कहते हैं, चीज़ों को डील करने के लिए। कुछ लोग देखिए बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं, कुछ लोगों को शांत होने में समय लगता है, तो उनका IQ, उनकी मैच्योरिटी वैसी होती है। सो इट्स लाइक एथिकल मैच्योरिटी लाता है आप में, थॉट्स की मैच्योरिटी लाता है और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। पर यहाँ पे एक बात बताइए, आपने जैसे उन्होंने ये पाथ चूज किया कि वो गृहस्थ जीवन से दूर चले गए, एंड दैट वाज हिज वे ऑफ एनलाइटनमेंट, राइट? इसमें पहले आपने एक चॉइस ली, एक लाइफ एक सर्टन तरीके से जीने की, फिर आप एक सर्टन तरीके से जी रहे हो, ओबियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आपका एनलाइटमेंट हुआ, हो सकता है किसी के लिए बड़ी दुविधाएं आई हों, एंड सो ऑन। माई पॉइंट इज, हाउ डू यू से कि दिस इज द राइट इन योर फिलॉसफी? आप कैसे कहते हैं कि ये वे ऑफ एनलाइटनमेंट और ये वे ऑफ practicing is right and this is not right? Okay. I'm just trying to understand कि Okay, I got. आपने हर धर्म अपने आप को सत्य साबित करने की कोशिश करता है, ऐसा टाइप का नहीं। मैं मतलब why you are believing that this path is true for you or good for you? If I have to believe, exactly. Say for example. So let's start like with this. How do I find myself? Now let's say, do you factually accept scientifically there is soul? I said factually. नहीं, मैं personally. I said factually. हाँ, personally मैं बता रहा हूँ आपको. If there is a fact, there is no personality. तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस फैक्ट के बारे में नहीं पता, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ. Okay. You factually, scientifically believe there is a God? Definition क्या है? नहीं, factually जो मतलब जो धर्म जो डिफाइन करता है। देखिए मैंने पूरे धर्म नहीं पढ़े हुए, तो मैं पढ़ाऊंगा। लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। द ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट। आई डेफिनेटली बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुपर पावर। ओके, बिलीव है, बिल्कुल है। एंड फैक्चुअली मैं उस पर ही आ रहा हूँ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र हैं, करोड़ों लोगों के लिए, अरबों लोगों के लिए वो भगवान है, राइट? लेकिन उन्होंने मनुष्य अवतार लिया, राइट? लेकिन उनका एक सर्टन वे में कंडक्ट ऐसा रहा, चरित्र ऐसा रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो पीपल बिलीव ही इज अ गॉड,
एंड उन लोगों की आस्था है। तो आप जब गॉड बोलते, मेरे हिसाब से जब आप गॉड बोल रहे हैं, ये आपकी अपनी आस्था और अपनी डेफिनेशन और अपना एक किसी के लिए रिगार्ड है। The universal, like let's take the universal definition. तो The Almighty. allow me to complete my answer. तो इसलिए अगर मेरे से आप बोलेंगे कि क्या श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, मेरे लिए बिल्कुल है, राइट, और कईयों के लिए होंगे बिल्कुल, लेकिन कईयों के लिए हो सकता ना हो, वो इस बारे में इस वजह से ना हो कि भाई क्योंकि वो मनुष्य अवतार थे, तो मैं भगवान को किसी और दर्जे में मानता हूँ, मैं मनुष्य अवतार को भगवान नहीं मानता हूँ, which is fine. सेम अगर आप मुझसे पूछेंगे बुद्ध भगवान है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट दैट्स व्हाई आई यूज द फैक्चुअल थिंग, जो गॉड की डेफिनेशन है, ऑलमाइटी, क्रिएटर, एग्जिस्टिंग अबाउट द स्काई, looking ourselves, noting our karmas, and he'll punish him, he is the main cause of our birth, all this thing. This type of God, do you accept? Factually. Partly. सारी चीजों से आपने जितनी जैसे जो बात की, मैं उन सब से एग्री नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी बर्थ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, he is the main cause of your birth. नहीं, फॉर मी बर्थ इज अ साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस. So the same scientifically process. लेकिन मुझे यही आंसर डेथ का नहीं पता. है नहीं, जैसे आपने एकदम प्रोफाउंड होके एकदम कहा कि नहीं, साइंटिफिकली आई एम द प्रोसेस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई पेरेंट्स इंटरकोर्स. ओके, दैट इज एकदम साइंटिफिकली आपने बोला, एकदम प्रोफाउंडली आपने बोला, या आई बिलीव दिस थिंग. सेम बिलीफ, सेम साइंटिफिकली कॉन्फिडेंस, डू यू हैव द कंसेप्ट ऑफ गॉड? See, you are taking time. I'm taking time not because I don't want to answer something which is I'm not fully aware of. Yeah. And I will accept my ignorance. So that's why I'm using proper words. I will say, and let me say that. I say, मैं बिल्कुल कहता हूँ, God is a superpower or it's a power for me. Now, on the other hand, the science student inside me also says कि God in many, if you see over the period of time, is nothing but in many ways it was unexplained phenomena of science. As जब हमने उन्हें डिस्कवर किया तो हम उसको एक डेफिनेशन दे पाए. पर साइंटिफिकली अभी तक डिस्कवर होने का है. हाँ, साइंटिफिकली डिस्कवर होने का है वो. क्या ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली डिस्कवर होने का है? क्या डिस्कवर? मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई बोले कि रामचंद्र जी भगवान है, तो वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो लीगली प्रूवन है. इन शॉर्ट, यू पार्शियली एक्सेप्ट. आई वुड से दैट yes, I would say that I will wait for the answer till the time I get my answer. It is not I am the taking podcast, it is you who's taking podcast of mine. So let's cut to the chase. We are having a very philosophical a discussion on a very wide topic. Yeah. And you know why I am asking this question, you know, so we are not quite sure on this all topics like soul, God and a rebirth. We are not quite sure. We will say on the basis of हमारे स्क्रिप्चर के आधार पर, हमारे फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, हमारी पार्शियल एक्सपीरियंस के आधार पर हम इस पे मानेंगे या नहीं मानेंगे. बट वी कांट सिट ऑब्जेक्टिवली करेक्ट, और वी कांट बिलीव इट ऑन ऑब्जेक्टिवली और फैक्चुअली. बट डिड यू बिलीव objectively factually on your mind, that your mind exists, that you have mind, you have brain? हाँ, मतलब मैंने EEG कराया हुआ है, तो I better believe it. You will believe that desires arise in your mind. Absolutely. You believe that I need to do specific things for removing that desire. Yeah, I fulfill my desire. This is about the Buddhism. बुद्धिज्म में आपको बिलीफ करने की जरूरत नहीं कि there is about this God और soul, है ना. बुद्धिज्म कहते हैं आपके पास मन है ना, तो मैं तो पूरा काम उस पर सिखा रहा हूँ कि मन को कैसे ट्रेन करते हैं, मन से कैसे. इवन बुद्धिज्म का जो निर्वाणा का जो डेफिनेशन है वो क्या है? रिमूवल ऑफ डिज़ायर, पैशनेट डिज़ायर, क्लिंगिंग डिज़ायर, डिफॉल्टमेंट डिज़ायर्स, उसका रिमूवल का अभ्यास, प्रैक्टिस, जो 8-fold पाथ है, वो है बुद्धिज्म. तो इसमें सभी टाइप के डिज़ायर्स को आप यू बिलीव कि डिज़ायर से दूर रहना चाहिए? नो, वी बिलीव डिज़ायर्स, और स्पेशली विसंखारं गतं चित्तम, मतलब स्पेशल प्रकार के डिज़ायर्स सफरिंग क्रिएट करते हैं. तो वो जो डिज़ायर सफरिंग क्रिएट करते हैं उनको रिमूवल करना, उनसे हटाना और दूर रहना तो पहले प्रैक्टिस है. फिर ऐसा समय आ जाए आपका माइंड इस प्रकार बन जाए कि वो डिज़ायर ही, नॉर्मल डिज़ायर नहीं, जो आपको सफरिंग देते हैं, वो डिज़ायर ही आपके मन में उत्पन्न होंगे नहीं. बट कुछ डिज़ायर जो सेटिस्फैक्शन देते हैं, राइट, वो अगर रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? नहीं, वो अपने आप, जब आप बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, आपको अपने आप समझ जाता है कि इस डिज़ायर से मुझे सफरिंग मिलेंगी.
सो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आपने बोला कि कुछ डिजायर से सफरिंग मिलेगी तो उससे आपको दूर रहना चाहिए, दिस इज प्रैक्टिस से आप लोग सीख जाते हैं, राइट? करेक्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? एक बार इसलिए मैंने एनलाइटमेंट को कहा था कॉग्निटिव प्रोसेस। तो बंते साहब मेरे को एक बात और बताइए कि जब कोई डिजायर में मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक एग्जांपल लेता हूँ, राइट? मेरे को से सेटिस्फैक्शन मिलता है लोगों को खाना खिलाने में, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोगों को। वैसे मैंने ऐसा किया नहीं है, जस्ट टू क्लैरिफाई, बट सही मेरे को ये सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसे डिजायर्स को क्या हमें इस फिलॉसफी के हिसाब से इनकरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डू यू रियली कंसिडर डिजायर और कंपैशन? कई बार होता है कि हम कई सारी इच्छाओं को सिर्फ डिजायर बोलते हैं। वी हैव लॉट ऑफ वर्ड्स टू express particular type of. So this desire is generated due to compassion. Okay, so the root cause of not greed, not hateness, but the compassion. So do you really think it can generate suffering in yourself? Well, or inflicting suffering, tensionful suffering? Inflicting suffering, no. हाँ. But so this is what you come to know about after. नहीं, but बिल्कुल मेरे अंदर सफरिंग हो सकती है. But when you will have expectations, then also. No. It is not just about expectation. Let me just give an example, right? अब इसे आप ये एक थिन लाइन हो जाती है सफरिंग और कंपैशन के बीच में, राइट? मेरे से किसी की सफरिंग देख के, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि कोई इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड को खाना नहीं मिल रहा है और मेरे को भरपूर खाना मिल रहा है, उसकी वो सफरिंग देख के ना मैं कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा हूँ और उसकी वजह से मेरे अंदर कंपैशन जाग रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई आई वांट टू डू इट. सो दिस इज़ माई, आई एम फीलिंग दैट पेन, आई एम सफरिंग दैट, आई कैन फील कि यार मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से मुझे ये करेक्टिव एक्शन, जिसको मैं करेक्टिव एक्शन समझता हूँ, ये लेना है, राइट? सो व्हाट इज़, आपने जैसे बोला कि डिज़ायर्स को ख़त्म करते हैं पर्टिकुलर, हाँ, सो किस टाइप के डिज़ायर्स को ख़त्म करना चाहिए और किस टाइप के डिज़ायर्स को ख़त्म नहीं करना है? डिफॉल्टमेंटफुल होते हैं, जिसमें डिफॉल्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि लोभ, द्वेष और मोह. मोस्ट ऑफ बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के असर जो डिल्यूजनल थॉट्स होते हैं, जो ग्रीडफुल थॉट्स होते हैं और जो हेटफुल थॉट्स होते हैं, ये जब रूट कॉज होता है उनके डिजायर्स में, ग्रीडफुल एंड डिल्यूजनल, ये जब उनके डिजायर्स में, जब उनका रूट डिजायर, देखो डिजायर कई बात से उत्पन्न हो सकते हैं, है ना? अपने बच्चों को लेकर डिजायर उत्पन्न हो सकते हैं, है ना? दूसरे बच्चों को लेकर डिजायर उत्पन्न हो सकते हैं, अपने पति को लेकर से दूसरे पति को लेकर उत्पन्न हो सकते हैं. पर वो डिजायर देखो, जो दूसरों के, देखो एक होती है एक काम वासना, अपने पति को लेकर उत्पन्न तो गलत नहीं है, दैट इज अ नीड, इट बिकम अ नीड इन रिलेशनशिप. दूसरे के पति को देख के उत्पन्न हो गई तो वो क्या बनेगा? तो दोनों का रूट कॉज क्या है इसमें? सेम होगा क्या? दोनों की इंटेंसिटी, दोनों में वर्क करने वाले थॉट प्रोसेस सेम होंगे क्या? डिस्ट्रक्टिव कौन सा है? इतना आसान जवाब है इसका? नहीं, इसका आसान जवाब नहीं है. दोनों डिस्ट्रक्टिव कौन सा है? आस्किंग डिस्ट्रक्टिव कौन सा है? अपने पति को देख के काम वासना उत्पन्न होना डिस्ट्रक्टिव है? जो धोखे से हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव है. हाँ, जो धोखे से हो रहा है वो तो डिस्ट्रक्टिव है. इसमें धोखा किसे कहा जाएगा? ये सोसाइटी भी देखो, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं. नहीं, सोसाइटी के नॉर्म्स पे बाद में आते हैं. धोखा तो वो धोखा वो है जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में धोखा है. उससे देखिए, जब जब अपने पति के प्रति काम वासना उत्पन्न हो रही है, तो अगर आपका संभोग होता है अपने पति के साथ, तो उससे दुख किसको होने वाला है? हो सकता है मेरे पार्टनर को होना. हो सकता है मेरे पार्टनर को होगा. अगर पर काम वासना इसके मन में उत्पन्न हुई ना, काम वासना इसके मन में उत्पन्न हुई है. आपके पार्टनर के, मैंने वाइफ का एग्जांपल देना कि वाइफ के मन में काम वासना उत्पन्न हुई और उसको अपने पति के साथ करने का मन कर रहा, उसने कर लिया, तो इसे दुख किसको होगा? दोनों इंडिविजुअल को ही डिसाइड करना है किसको दुख होगा किसको सुख होगा. सिर्फ दे आर डूइंग कर रहे तो ऑफ कोर्स, अगर दोनों एक दूसरे की प्रॉपर केयर और इज्जत के साथ हैं तो इसमें कोई. और अगर यही पत्नी अगर किसी दूसरे मर्द के देख के उसको उत्पन्न हो रहा है और वो साथ करते, उसे दुख किसको होगा? ये तो उन पति पत्नी के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. बट कहीं ना कहीं चोट होंगी, परिवार को लगेंगी, क्योंकि एकदम खुलेआम तो नहीं कर पाएंगी, वो गुप्त रूप से छुपिया करना पड़ेगा. हाँ, सोसाइटी के ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं. वहाँ पे भय रहेगा या भय नहीं रहेगा,
वहाँ व्याकुलता रहेंगी, यहाँ व्याकुलता रहेंगी, वहाँ भय रहेंगे क्योंकि सामने मतलब समय समय वो परेशान होते रहेगा। समझ रहे आप? तो दोनों की व्याकुलता में अंतर है, दोनों के टेंशन लेवल में डिफरेंसेस है, दोनों की थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा थॉट्स रहेंगे जो वो देखो, एक होता है जला हुआ, ठीक है, यहाँ पे जला है, दुख रहा है, यहाँ भी जला है, यहाँ भी जला है, यहाँ भी जला है, तो दुख समान है क्या? नहीं, दर्द ज़्यादा है। यहाँ पे भी दुख रहा है, यहाँ पे भी दुख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। फिर होता है कटा हुआ और जला हुआ, इसमें अंतर है या नहीं है? अंतर है। फिर हाथ कटा हुआ होना और सिर्फ कटा हुआ, दुख में अंतर है कि नहीं? जी। जिस तरह के कर्म में इन्वॉल्व होते, इंटेंशन इन्वॉल्व होते, इंटेंशन वैरीज करते हैं, उस तरह का दुख का प्रताप, दुख की इंटेंसिटी, डायमेंशन चेंज होते जाते। इस प्रकार आपने कहा ना कि पहले आपने सबसे पहले कहा था कि यार पति पत्नी के रिलेशंस कैसे मैटर करते हैं, पर ये बात है एज अ ह्यूमन, एज अ सोशल बीइंग वी ऑल्सो होल्ड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमारे में एक सामूहिक भय होता है, चेतना होती है। हम नहीं चाहते कि हमारी निंदा हो, हम बहुत डरते कि हमारी निंदा हुई तो, और उसका ही भय बना रहेगा। तो कितना भी हम इंडिविजुअली क्यों ना बोले कि नहीं नहीं यार हमारा लव है तो हमारा कंसेंट है तो होना चाहिए, बट कहना कि हमें समाज का ही भय होता है। तो ये सारे भय, ये सारी व्याकुलता, ये सारा टेंशन, ये सबका नॉलेज अपने आप आना शुरू होता है जब इंसान धार्मिक होता है। स्पेशली बुद्ध में सत्पुरुष ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जब व्यक्ति सत्पुरुष होता है तो इस बात का भी ध्यान रखता है वो कि मेरे इस कर्म से मैं निंदा का पात्र ना बनूं, ये मेरा दोषपूर्ण कर्म ना हो, मेरी कर्मों की हानि ना हो, मुझे दुर्गति ना हो, मुझे पछतावा ना हो। ये सारी बातें अपने आप उसी कॉग्निटिव प्रोसेस में आ जाती है जब मैं ये करने जाऊँ तो। सो बेसिकली कोई भी ऐसा डिज़ायर जिसमें आपकी व्याकुलता बढ़े या जिसमें आपकी निंदा बढ़े, ऐसे डिज़ायर्स नहीं होने चाहिए। ये आप कह रहे हैं वो नहीं करेंगा, वो डिज़ायर नहीं होने, वो नहीं करेंगा। उसके मन में आ भी गया तो हटाएगा उसे वो। पर इसमें एक आपने तो एक एग्जाम्पल लिया जो कि वाकई में जिसकी इंटेंसिटी, जिसके कट या बर्न की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब इस छोटे एग्जांपल पे बात लेते हैं। आप आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हो, करेक्ट मी द मॉडल इफ आई लोगों को दिखाना चाहेंगे। नहीं मैं नहीं अब मैंने बस मजाक के लिए कहा। नहीं विच इज़ फाइन। मैं इसकी निंदा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है क्योंकि आप फॉरेस्ट मंक नहीं हैं, लेकिन आपको इतने उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी निंदा कर सकता हूँ जिसकी निंदा पे आपकी कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल निंदा कर सकते, राइट। और मेरे को नहीं पता कि आपको किसी ने गिफ्ट किया या आपको किसी ने दान किया, मुझे ये बात, लेकिन मैं निंदा कर रहा हूँ। Yes, I know that। तो उस केस में अब आप मेरे को बताओ कि क्या ये वो डिज़ायर नहीं हुआ कि जिसके लिए आपकी निंदा हो सकती है? बिल्कुल डिज़ायर हुआ। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑन ट्रेनिंग पीरियड। मैंने वही कहा ना, वो कोशिश करेंगे हटाने का, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे हटेगा वो डिज़ायर। ये होता है कि कौन सी बातों को, अभी देखो, अभी किस लड़की के बारे में या किस लड़के के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि यार वो ठीक नहीं कर रहा है ना, मतलब एक होता है कि उसकी लिमिट किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वही मैटर करता है ना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज एक्सेप्ट, वी मस्ट एक्सेप्ट दैट। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम हमारी खुद का लॉस करें ना। वॉट एवर यू क्रिटिसाइज, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि नहीं होना चाहिए। यू आर मंग ना, वाई शुड वाई यू आर कीपिंग आईफोन, वाई यू आर कीपिंग ऑल दिस थिंग, ओके। और जब मेरे पास आ रहा तो मुझे जवाब देना आना चाहिए, है ना। इफ़ आई नो, और अगर मेरे जवाब के बाद वो ठीक मानते तो ओके, और नहीं मानते तो आई नीड टू। नहीं बनते सिवले जी, मैं आपकी इस कैंडिडनेस के लिए आपकी बहुत इज्जत करता हूँ कि आपने बिल्कुल इसमें बोला कि आप अंडर ट्रेनिंग है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड आपने इसमें कोई ना इधर उधर का आंसर नहीं दिया। यू वेरी कैंडिड ऑन दैट एंड आई टोटली रिस्पेक्ट इट। सो बट बॉटम लाइन आपने मेरे को ये समझाई कि ठीक है, देयर आर डिज़ायर्स विच आर डिज़ायर्स जिससे हमारी निंदा हो या जिससे जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो या जिसमें ग्रीड हो, वो डिज़ायर्स हमें दूर वहाँ से रहना चाहिए। शुड, ऑट, मस्ट और कुड, दिस वर्ड्स वी मस्ट बी अंडरस्टैंड while speaking or while making someone pursue. Okay. This is what create maturity in speakers or in listeners. ये बुद्धज्म की अच्छी बात है कि भिक्षु आपने ऐसा करना चाहिए, कि उपासक को आपने ऐसा करना चाहिए। आप इस प्रकार करेंगे आपकी निंदा होगी, फिर भी आप कर रहे हैं, इट्स ओके, बट बी प्रिपेयर फॉर दिस। दैट्स व्हाई आई सेड कॉन्शियसली यू आर डूइंग दिस और अनकॉन्शियसली आई एम डूइंग दिस कॉन्शियसली। आई नो दैट द पीपल विल क्रिटिसाइज, दे विल से व्हाई monk need this thing, okay, no? But I know the cause. So that's why when we speak about the mindfulness, we use two words in Pali, sati, samprajanya. Now normally people only speak mindfulness, but we speak two words, sati and samprajanya. Sati means mindfulness, samprajanya means you are aware why you are using this particular thing.
That is the difference between when a monk using anything and the person who is not trained himself in that tradition. So this is the difference. मुझे पता है कि मैं ये क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पता है इससे कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे. तो जब कॉन्सिक्वेंस आएंगे तो मैं बोलूँगा तो पहले बुद्ध ने मुझे बताया था कि निंदा होंगी, अब भुगतो. तो यही कहूँगा ना, मैं शिकायत कर सकता हूँ, मैं उनको बोल सकता हूँ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं. नहीं, आप अपनी इग्नोरेंस बिल्कुल प्लीड नहीं मैं और आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हो जाऊंगा और विवाद बढ़ेगा. कुछ नहीं, मैं सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा. बट व्हेन आई यूजिंग दिस, आई नो आई कांट जस्टिफाई दिस डीड एंड आई शुड नॉट जस्टिफाई दिस डीड. दिस इज व्हाट वी हैव अवेयरनेस, संप्रजन्य, विथ प्रज्ञा. वी आर डूइंग दिस विथ आवर इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी. दिस व्हाट थिंग, अगर आप इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं तो इवन दो यू विल गो थ्रू सफरिंग, बट द सफरिंग विल नॉट मेक यू सफर. आर यू गेटिंग दिस? अगर मेरे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मुझे पहले सिखाया जा रहा है कि कभी ना कभी मरेगा. तो जब वो मरने वाला है तब मैं ये नहीं बोल सकता अरे इतने मैंने अच्छे कर्म किया, मैं ऐसा जिया, फिर भगवान तूने ऐसा क्यों किया, ईश्वर तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों चला जल्दी, मुझे अगला छोड़ के क्यों गया. मैं ऐसा व्याकुलता के साथ नहीं रहूँगा, मैं उपायास करते नहीं रहूँगा. आंसू आ जाएंगे, अपने आप आंसू आ जाएंगे, पर मैं शिकायत नहीं कर पाऊँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा कि क्यों ऐसा हुआ. ये कभी ना कभी होना ही था. तो दोनों के सफरिंग लेवल्स में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, मैच्योरिटी लेवल में अंतर रहेगा. वो व्याकुलता नहीं रहेंगी. मैं बहुत दिनों तक नहीं बना रहूँगा. अब फॉर एग्जांपल आपको जब पता है कि आपके घर में किसी का कैंसर हुआ है और उसे कुछ दिनों में मृत्यु होने वाली है, तो आप उतना दुखूंगा क्या कुछ उसकी मौत होने पर? क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको पता है आप उस बात के साथ जी रहे हैं. तो ये है. तो बुद्धिज्म ये नहीं कहता कि आप बुद्धिज्म फॉलो करने तक आपका सफरिंग नहीं आएंगी. कोई नाम जप करने के आपका सारे दुख दूर हो जाएंगे. तुम मेरा नाम जपो या ना जपो, ये जो 8 सफरिंग जो दुख सत्य में बुद्ध ने बताई है वो आएंगी आएंगी. चाहे तुम किसी का भी नाम जपो, तुम कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तुम कुछ भी कर लो, 8 सफरिंग आएंगी आएंगी. जब तक आप प्रैक्टिस ना करो, अपने आप को प्रॉपर एथिकली बाउंड नहीं करते हो, मेंटली वर्क नहीं करते हो और इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं होते हो. शील, समाधि, प्रज्ञा, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपको भुगतना पड़ेगा. मेरे से भी गलत काम हो सकता है, मैं हमेशा मानता हूँ इस बात को. मैं भी किस लड़की के डिजायर में फंस सकता हूँ. दैट्स व्हाई वी मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम गर्ल्स. द मेल monks will maintain distance from the girls. When you say distance, you're saying physical distance, right? Yeah, the female monks will maintain the distance from the male persons. Simple. It is not the. See, कई बार लगता है कि यार महिलाओं ने इसलिए लड़कों को छुड़ानी, सन्यासी को छुड़ानी चाहिए कि वो लोग निचले या होते हैं, पर बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है. The male monks have to keep distance from the girls. The female nuns have to keep distance from the men's. They do not involve either in the talkative form or in the physical form, because once they will start involving, they may start craving for their attention, the happiness they get from while talking. Definitely, as a boy, if you will talk with the girl, you will quite enjoy that talk as compared to the boy, because there will be some quite of flirtingness, some ticklishness. So this thing happen automatically. If you start your friendship more, the more time you will stay, automatically it will happen. Even though you are a monk, you will start losing your mindfulness because you want to enjoy that. You want to indulge in that talk, in that conversation. So automatically, even though at present you will have भाई बहुत अच्छी आपकी mindfulness होंगी, पर जितना involve होते जाएंगे उतना आपका mindfulness इग्नोरेंस से बदलेगा. अगर आप involve नहीं हो रहे तो आप mindful है, आप में संप्रजन्य है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे पीछे हटना नहीं. But how for the monks and the nuns, because they are वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना. But let me be a devil's advocate here and let me ask you. Yeah, you could. You know, not interacting with an opposite gender. Yeah. क्या ये आपकी मानसिकता को कंट्रोल नहीं कर रहा? कंट्रोल तो छोड़िए, ये कंस्ट्रेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं से आप किसी लेडी से नहीं बात करते या उससे आप डिस्टेंस रखते हैं, और मैं बात करता हूँ और मैं डिस्टेंस करता हूँ और मैं उस कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल एंजॉय करता हूँ. लेकिन इससे मेरे को बहुत एजुकेशन मिलती है, क्योंकि मेरे को उनको समझने में मैं थोड़ा बेटर हो जाता हूँ, ऐसा मेरा मानना है. आप तो एकदम उधर से दूर हैं, तो आपको नहीं लगता आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में रख रहे हैं? मैंने रोब किस लिए लिया था? फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने किस लिए लिया? मेरे एनलाइटमेंट के लिए लिया है ना, तो मुझे उसके प्रैक्टिस करना पहले ज़रूरी है. द फर्स्ट रीज़न है ना, ये सबसे पहले बात. दूसरी बात, इसलिए मैंने कहा बाउंड्रीज में, जब आप एथिक्स फॉलो करते हो तो आप एक बाउंड्रीज में मेंटेन करते हैं. वो मुझे टच नहीं कर सकते, मेरे से एकदम हंसी मजाक में बात नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ बात ही नहीं कर सकते हैं. पर यहीं पे मैं आपसे, when you talk with your wife, that is a different thing, and when you talk with your elder brother's wife, both connection quite different. नहीं बिल्कुल. See, you know about your elder brother wife,
आप उतना क्लोज ना होने पर भी, वैसे तरह से क्लोज ना होने पर भी, यू नो हाउ योर एल्डर ब्रदर आई विल फील ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो एक जो होती है ना, एक सभ्यता, एक वो तहजीब, वो एक मेंटेन हमें करनी पड़ती है. नहीं, पर तो हम वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. और दिस द सेकंड थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट द गर्ल्स, it's also about the boys too. We may generate the homosexual tendency in ourselves. Any type of tendency की अगर आप बात करते हैं, अभी हम for the sake of simplification, for the larger हम बात कर रहे हैं. आप enlightenment की बात कर रहे हो. I feel very enlightened talking to a woman, you know, who brings a very different perspective and educates me. So that is what I find very enlightened. और मेरे को the way you talk. और मेरे को उसमें दायरे मेरे पता है. हाँ. तो इसके लिए मेरे को उससे दूर जाने की जरूरत नहीं है. मेरे को बिल्कुल, और मैं बिल्कुल उतनी इज्जत और उतनी स्माइल के साथ बात करूंगा. अगर मैं किसी लड़की के साथ बाहर अकेले किसी कोने में बात कर रहा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो निंदनीय कर्म होगा. हाँ? निंदनीय कर्म होगा. भले गलत नहीं होगा, सदोष नहीं होगा, पर निंदनीय होगा. कुछ लोगों से, अरे मांग्स तो अकेले बात कर रहे हैं, क्या ये तो ठीक नहीं है, इतना क्लोज होके बात कर रहे हैं. सो किसी और के मन में शक उत्पन्न ना हो. कुछ लोग होते हैं ट्रस्ट इश्यूअल. तो आप ये अपने एनलाइटनमेंट के लिए कर रहे हो या सोसाइटी के लिए कर रहे हो? या आप अपने एनलाइटनमेंट के लिए करते हो या सोसाइटी के लिए? उसको अगर उसको ट्रस्ट इशू हो रहा होगा, वो मेरे तक आएगा बात लेके कि आप उसको ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, फिर वो मुझे शक के निगाहों से देखेगा, फिर मेरा क्या बढ़ेगा, उधर ही थॉट जाएगा कि वजह सोच रहा है. सो इट्स फॉर माय ओन सेक. बट व्हाई यू शुड बी रियली कंसर्न्ड अगर आप इतने ट्रेंड हो और आप इतने एनलाइटेंड हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी भी वक्त किसी भी महिला से किसी भी कोने में अपने चरित्र के हिसाब से उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है. What if his husband have trust issue? Her husband have a trust issue. So that is her problem, and it can be my problem also. अगर it can be your problem if that person, तो वही होती है possibilities हो सकती है. तो हम उन possibilities से अपने आप को दूर रखने के लिए, we are not saying that every person is like that. देखिए वो बहुत एक individualistic problem. Yes, that is the individual state of problem, but it could happen with me. Even it is a rare possibility. Even it is a rare possibility. See, so that is what monk be aware ना, कि monk aware क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऐसा तो होगा नहीं, ज़्यादा बार ऐसा नहीं होगा, पर हो गया तो. बट आपने तो फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी को लेके, क्योंकि नहीं अकाउंटेबिलिटी तो रहती है, पर जिसकी थॉट पॉजिटिव ऐसी हो. आपने कभी ट्रस्ट इश्यू वाले की कभी केस स्टडी पढ़ी है क्यों कैसे थॉट करते हैं? आपने पढ़ी होगी, मैंने तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे खुद को ट्रस्ट इश्यू थे, इसलिए मुझे पता है. आज से शक कर लेते थे हम भी पहले जब थोड़े बहुत यंग थे तो उनके मन में कैसे थॉट्स चलते हैं वो हमें पता है. हमने वैसे पढ़ा भी, उनके केस स्टडी से पढ़ा है. तो हम ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम कंपैशनेट भी होते हैं ना, कि मेरे कारण उसके परिवार का प्रॉब्लम ना हो. आप ही नहीं चाहोगे? It's very you see, we are talking on the more social individual based problems. So we need to see, हमारे जो नियम है ना 227, ज़्यादातर 227 में ज़्यादातर नियम सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम ना हमारे कारण. बंदे सिविल जी ये ना ये काफ़ी 180 डिग्री डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गया. क्योंकि एक तरफ आप बोलते हो कि मेरे को मोह से, मेरे को अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मेरे को दुनियादारी से, मतलब मैं इन सब से ऊपर होना चाहिए, एनलाइटेंड होना चाहिए, राइट. दूसरी तरफ आप अपने कंडक्ट को लेके इतने कॉन्शियस हैं कि आपको बिल्कुल परवाह पड़ती है कि हर एक से किसी से भी निंदा ना हो जाए. और रियलिटी ये है कि दुनिया में आप सबको तो खुश कर का भी हर एक व्यक्ति की परेशानी हो सकती, निंदा भी होती है जी. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया कि एक तरफ आप चाह रहे हो कि कोई आपकी निंदा ना करे, लेकिन दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि मेरे को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क नहीं पड़ता इन अ सेंस, हाँ, मतलब कि ये सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया कि फर्क नहीं पड़ता. कहीं तो भी गलत हो रहा है आपका सेंटेंस में. ओके, यस, आपने बिल्कुल ये सेंटेंस नहीं बोला कि फर्क नहीं पड़ता, बट इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को इन सब चीज़ों से मोह नहीं है. अगर आपको ये भी नहीं कहा कि मोह नहीं है, आपने बोला ना कि मोह त्यागना चाहिए. आप मैंने पहले क्लियर किया कि शुड, वुड, कुड, मस्ट, इन सब का वर्ड्स जरा सोच समझ के लिसनर ने भी ध्यान रखना चाहिए और स्पीकर ने भी ध्यान से बोलना चाहिए. मुझे ये सब अफेक्ट नहीं करने चाहिए, मैंने ये सब नहीं करना चाहिए, पर मुझे किन किन बातों से अफेक्ट होता उसका ध्यान होना चाहिए. मैं क्या कह रहा कि मुझे किसी की निंदा से, किसी के इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर जिस किन किन बातों से होंगी मेरी निंदा, ये सब मैंने उनका ध्यान रखना चाहिए. कौन सी बातें मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उसका ध्यान रखना चाहिए. किन बातों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कंट्रोल कर सकता, मुझे उनका ही बात रखना चाहिए. देखिए जिस बातों को होके मेरी निंदा हो सकती है
और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो क्यों मैं एक बोझ ज़्यादा लूँ? हाँ, जिनको नहीं करने पर भी निंदा होंगी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, देन लेट्स डू। मतलब एक होते कि आपके कंधे पे एक बोरी है जो आपको जबरदस्ती लेके जानी है, तो उसको आप हटा नहीं सकते, तो वो उसके प्रति कॉन्शियस रहना ही पड़ेगा। पर जिन बातों को आप हटा सकते, जिन बोझ को हटा सकते, वो बोरी हटा सकते किसी काम की, तो हटाओ ना उस बोरी को, क्यों एक्स्ट्रा बोझ ले रहे हो? सो इसलिए बोझ हम कहते हैं कि जिसके बारे में अवेयर रह सकते उसके बारे में अवेयर रहो, जिसके कॉन्सिक्वेंस टाल नहीं सकते उसके तुम भोगो, जिसके टाल सकते हो क्यों एक्स्ट्रा और बोझ बढ़ा रहे हो? अगर आप अपना एक बैग लेके जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, एक्स्ट्रा बोझ में क्यों लूँ? वैसे कंडक्ट के प्रति हम इस प्रकार से माइंडफुल और अवेयर रहते हैं कि किस कंडक्ट के कारण हमें कम तकलीफ हो, और जिसके कारण जिसको हम रोक नहीं सकते वो तो करना ही पड़ेगा। सो कर्म कहाँ बनता है? कर्म वहाँ बनता है जहाँ चॉइस अवेलेबल होने पर भी आप गलत चॉइस करते हैं। जहाँ पे चॉइस अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे कर्म कर रहे हो, गलत कर्म नहीं बनेगा। अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी की जान ले रही है और उसके पास कोई और चांस नहीं है, वहाँ पाप कर्म नहीं बनेगा। पर जहाँ उसके पास चॉइस थी और भी कि अपने बच्चे को लेके भाग गया, रूम में जाके छिप जाए, फिर भी उसने पति को मार दिया, दैट इज अ कर्म। सो मैं जो कह रहा हूँ ये कंटेक्चुअल बेस्ड चीज़ें कह रहा हूँ कि जहाँ पे मेरी निंदा होंगी, समझ जाओ, जहाँ पे निंदा होंगी और जो निंदा मुझे तकलीफ देंगी, जो मेरे घर तक घुस के अगर मुझे मार सकती है, वहाँ पे क्या किसी का पति मेरे अंदर घर पे घुस के मुझे कोर्ट केस पर कुछ भी घसीट सकता है ना वो, तो वहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ना है। आई एम जस्ट बी अवेयर, नॉट व्याकुल। आई एम जस्ट कॉन्शियस, नॉट परेशान। किसी चीज़ को लेकर कॉन्शियस होना, जैसे कि यहाँ पे आपने कप रखे हैं, है ना, और बच्चा वहाँ खेल रहा है, तो आप कॉन्शियस है कि बच्चा यहाँ ना है, परेशान नहीं है ना। हाँ, जब आप घर पे नहीं है और ध्यान है कि बच्चा, तो आप परेशान रहेंगे, बच्चा कर रहा कि नहीं कर रहा ध्यान से। तो परेशानी रहने में और कॉन्शियस रहने में, माइंडफुल रहने में, अवेयर रहने में बहुत अंतर होता है। इसको आपको फील करना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करते होंगे, आप विपश्यना करते होंगे, तो आपको समझेंगे कि हर एक इमोशन किस प्रकार से आपको डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब और डिस्ट्रक्टिव बनाता है। आप हर एक छोटा इमोशन, जैसे इस लाइक ग्रे शेड, जहाँ पे थोड़ा सा भी होने से शेड बदल जाता है, पर हम पहचान में नहीं आते जब तक कि शेड ज़्यादा ना बदले। तो जब हम कॉन्शियस होना शुरू होते हैं तो हम हर एक इमोशंस के प्रति में फ़र्क पता होता है। अगर आप ऐसा देखेंगे, जेलसी, क्रोध, है ना, एंगरनेस, जेलसी, एंगरनेस, अवर्जन, ये सारे आपको सेम लगेंगे, पर जब आप बहुत बारीक पैमाने पे देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंस दिखेगा। इसका रूट, जबकि तीनों एक साथ है। अब बता दो मैं, एंगर जहाँ पे वहाँ जेलसी भी है, लेकिन आप कई बार जेलसी फील कर पाते हैं। बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके हिसाब से जहाँ पे आप जेलस है, जहाँ पे ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष भी है, पर आप कई बार ईर्ष्या देख नहीं पाते, ईर्ष्या फील नहीं कर पाते। और कई बार ईर्ष्या होती है, वहाँ पे द्वेष भी है, पर आप द्वेष फील नहीं करते। डोमिनेंस, द डोमिनेंस ऑफ इमोशंस। बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से डिस्ट्रक्टिव इमोशन क्लस्टर्स में वर्क करते हैं, वो क्लस्टर्स में अराइज होते हैं, पर हम किसी एक इमोशन को डोमिनेटिव होने के कारण से ऑब्जर्व कर पाते, बाकी इमोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप जो बात कह रहे हैं कि आप ये भी सोच रहे हैं, वो भी आप तरफ ये कह रहे हैं कि मैंने निंदा, मैंने कहा चाहिए, मैंने ऐसा करना चाहिए, मैंने वैसा करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए, मैंने वो नहीं करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ होगा नहीं। आई एम ट्राइंग टू बी अवेयर ऑफ दिस फेनोमेना कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं, बट कुछ आउटकम्स के अवेयर होने पर भी मैं उसको टाल नहीं सकता। जी, ऑन अ क्लोजिंग नोट, मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछना है। एंड अगेन, मैंने आज तक मेडिटेशन नहीं किया, मुझे नहीं पता मेडिटेशन क्या होता है। वेरी सिंपली, फॉर एनीबडी एज अ टेक अवे फॉर टुडेज कॉन्वर्जेशन व्हाट वी आर हैविंग, मेडिटेशन क्या होता है, क्यों करना चाहिए और इसको कैसे करना चाहिए, इफ़ यू कैन प्रिस्क्राइब, क्योंकि आप ये करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप ये जस्ट एज अ टेक अवे हमको बता सकें फॉर अस टू ट्राई। ओके, मेडिटेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करना है और बेनिफिट क्या है? क्या होता है, क्यों होता है और कैसे करना है, और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? देखो, मेडिटेशन में बुद्धिज्म में दो तरह के मेडिटेशन है, एक शमत और एक विपश्यना। जो चीज़ें जैसी है वैसे ऑब्जर्व करने के लिए विपश्यना होती है। Okay. मतलब अपना ऑब्जर्वेशन लेवल विदाउट कन्फर्मेशन बायस हो, या किस तरह, क्योंकि बायस भी कई तरह के होते हैं, बिना बायस हो के चीज़ों को उसको उसी तरीके से ऑब्जर्व करना, इसके लिए क्या होती है? विपश्यना होती है। तो जिसको उसको किसी को अगर वैसी टेंडेंसी अपने आप में अंदर डेवलप करनी हो तो उसने विपश्यना की प्रैक्टिस करना चाहिए।
ठीक है। और किसी को मतलब स्टार्ट विद ओन प्रॉब्लम, विद ओन सफरिंग, कि आप किस तरह की सफरिंग नहीं चाहते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहते, या अपने कौन से इशू के साथ आप डील करना चाहते हैं, उसके आधार पर उस मेडिटेशन की यूटिलाइजेशन आप पे तय करता है कि आपके लिए मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म में विपश्यना के अलावा एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, समाधि वाला मेडिटेशन, जो कि 40 तरह का है, जिसमें 40 टाइप्स बताए गए हैं। तो 40 टाइप में से आपको किस इशू को डील करना है, क्योंकि हर एक इशू को डील करने के लिए अलग अलग तरह के मेडिटेशन बताए गए। आपको ट्रस्ट इशू को डील करना है, आपको एंगर इशू को डील करना है, आपको ग्रीडीनेस को डील करना है, आपको चिड़चिड़ापन को डील करना है, या कुछ सुपर नॉर्मल पावर आपको हासिल करनी है, या इंट्यूशन बढ़ाना है, जिस चीज़ को डील करना है उस चीज़ के लिए बुद्धिज्म में वैसा मेडिटेशन दिया हुआ है। तो अगर आप कोई डील करना चाहते हैं तो, और नॉर्मली आप अपने आप को काम रखना चाहते हैं, पीस रखना चाहते हैं, तो ब्रीथिंग मेडिटेशन वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन। इट्स अ यूनिवर्सल मेडिटेशन बुद्धिज्म। 2 मेडिटेशन है जो यूनिवर्सल मेडिटेशन जो करना ही चाहिए इंसान ने। एक होता है ब्रीथिंग मेडिटेशन और दूसरा होता है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। ये दोनों आपको काफ़ी रिलैक्स फील कराते हैं, आपको मोर हार्मोनियस बनाते हैं, मोर मतलब लोगों के साथ इन्वॉल्व कैसे पीसफुली होना वो सिखाते हैं। फैमिली में क्वाइट, एकदम काम, एंथुसियास्टिक, इन्वॉल्वेटिव होना बनाते हैं आपकी पर्सनालिटी को। और इनको सही तरीके से सीखने का अगर किसी को सीखना हो तो कैसे सीखेंगे, मतलब which institutes को कहाँ से सीखे हैं? आना पाना और लविंग काइंडनेस दे कैन लर्न थ्रू वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस और थ्रू बुक्स, इजीली दे कैन लर्न इट। बट लाइक सिस्टमैटिक मेडिटेशन लाइक विपश्यना, दे शुड लर्न फ्रॉम द सेंटर। नाउ गोयनका's ट्रेडिशन इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, तो आप गोयनका की ट्रेडिशन में जाके सीख सकते हैं 10 दिन का वहाँ पे। इसके अलावा म्यांमार का ट्रेडिशन काफ़ी अच्छा है जो कि अवेलेबल है कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे स्पेशल 10 दिन के कोर्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। और जो आपने पहले मेडिटेशन की बात की, उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट्स, ताकि क्योंकि आप इसमें अथॉरिटी हैं। मेरे ख्याल से अगर कुछ बुक्स आपने पढ़ने चाहिए मेडिटेशन के, द माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश, ये पढ़ी होनी चाहिए। इंसान ने एक बार तो भी लाइफ में किताब पढ़नी चाहिए। मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बाय थिक नैथ हंट, ये भी बुक इंसान ने एक बार तो ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि थिक नैथ हंट वर्ल्ड फेमस थे वॉकिंग मेडिटेशन के लिए और नोबेल प्राइज़ के लिए उनका सिलेक्शन किया गया था। बहुत ही प्यारी उनकी राइटिंग है। ये 2 किताबें तो भी इंसान ने पढ़ी होनी चाहिए मेडिटेशन के बेसिक गाइडेंस के लिए। और कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सीखना चाहिए, तो मैंने बताया ना गोयनका का जो है, गोयनका विपश्यना सेंटर VRI है, वहाँ पे आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उनके कई सारे ऑल ओवर इंडिया में, कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके कई सारे सेंटर्स हैं जो 10 दिन के लेते हैं। वहाँ पे अपना नंबर लगा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे आप सीख सकते हैं। आपने जब एजुकेशन ली इस बारे में, सो हाउ डिड यू गो अबाउट इट? आपने जैसे आपने बताया 11th के बाद आपने छोड़ दी थी, तो उसमें आपने अभी तक जो भी ट्रेनिंग जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या ग्रेड्स जो भी होते होंगे आपके, वो क्या आपने फॉलो किया, अगर मुझे या किसी को भी फॉलो करना है? बुद्धिज्म की टीचिंग को 3 से बांटा जाता है, परियति, पटिपति और पटिवेदन। परियति मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, पटिपति मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, पटिवेदन मतलब एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो सबसे पहले आपको अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज कलेक्ट करना होता है, जो बुद्धिज्म क्या क्या सिखाते हैं, किन अर्थों में सिखाते हैं, क्या डेफिनेशंस देते हैं किसी भी चीज़ की, वो ऊपर नॉलेज अच्छा होना था। फिर एक बार वो नॉलेज आ गया तो आपको अपने आप समझ जाता है कि मुझे किस रास्ते से जाना है ना, और उसमें मुझे कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यही पता लग जाता है। थ्योरेटिकल नॉलेज का ये जो ग्राउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे किस रास्ते जाना है, इस रास्ते चल के मुझे कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसा फील होगा, ये सारा नॉलेज पहले होना चाहिए। वरना मेडिटेशन में कई सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, फिर उसके गलत डेफिनेशन लगाना शुरू करते हैं कि मुझे ये बोध हो गया, मुझे वो बोध हो गया, मैं मुक्त हो गया। क्योंकि मेडिटेशन में से कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिससे लगता है कि मैं मुक्त हो गया, या मुझे देवताओं के दर्शन हो गए, या मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो इससे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा कलेक्ट करना पड़ता है गुरु के सानिध्य में रह के। फिर उसके बाद वो समझता है कि अगर मुझे एक्सपीरियंस आ भी गया तो उसको क्या नाम देते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल, फिर प्रैक्टिकल और फिर एक्सपीरियंशियल, ऐसे 3 बातें होती हैं। मेरे आपसे निवेदन होगा कि अगर आप अपने जो भी ये कोर्स करिकुलम या इंस्टीट्यूट के बारे में है, उनकी अगर डिटेल शेयर कर सके, वी वुड लाइक टू पोस्ट इट सो दैट पीपल नो कि कैसे इसमें जाना है, क्रेडिबल सोर्सेज क्या हैं। क्योंकि आई से डोंट गो थ्रू अकेडमिक्स, ओके, इट विल मोर उतना अच्छा नहीं होता है। आप गुरु के सानिध्य में या मंक से कांटेक्ट में रह के सीखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आखिर में किताबों का पढ़ा हुआ ज्ञान किताबों का ही होता है, उसको आप नहीं प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाते। आप बहुत ही आइडियलिस्टिक बन जाते हैं एक तो, या फिर बहुत जजमेंटल बन जाते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया बाकी लोगों में। तो ये बात कि मन के सानिध्य में रहे, मन के संपर्क में रहे, जो उसमें एक्सपीरियंशियल है, उससे आपके पर्सनैलिटी में चेंज होगा, और नहीं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगी। ठीक है, ऑलराइट सर। आप काफ़ी चीज़ें मेरे को और भी आपसे पूछनी थी, पर मेरे ख्याल से समय का हमेशा अभाव रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप फिर कभी अपना समय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को हाउ टू गो अबाउट इट और कई सवाल थे जो मैं पूछना आपसे चाह रहा था, जो नहीं पूछ पाया।
पर थैंक्स अ लॉट, आप आए, आपने अपना समय निकाला, सुबह सुबह आपने अपना टाइम दिया, एंड दिवाली के बारे में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं जो आपका शुरू हुआ था कि चलो धर्म की हवा है। हाँ, धर्म की हवा है, तो इसलिए मैंने ये नहीं बोला था कि उसी धर्म के बारे में पूछना चाहिए, मैं समझना चाह रहा था कि क्या है, तो दैट वाज द आइडिया। बट आपके और आपके परिवार और आपके सभी जो सहयोगी हैं उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।